हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 साइंस का चैप्टर 7 नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि माना जैसे आपके पैर पे चींटी ने काटा, है ना। जैसे ही पैर पे चींटी ने काटा, आपका हाथ तुरंत कहाँ जाता है? पैर पे जाता है जहाँ पे चींटी काट रही होती है, और तुरंत हम उसको वहाँ से हटा देते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि चींटी तो जो है वो पैर पे काट रही है ना, और हम अपने हाथ को कहाँ ले जा रहे हैं? पीठ पे ले जा रहे हैं, नहीं होता ना, या सिर पे ले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ चींटी ने काटा वहाँ हम उसको क्या कर रहे हैं? सेंस कर रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं? सेंस कर रहे हैं। और उसी हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं, सिग्नल्स पैदा हो रहे हैं, और जो कि हमें पता चला रहे हैं कि भाई आपके पैर पे चींटी काट रही है। अब हम ऐसा, अब अच्छा दूसरी बात ये है कि ऐसे थोड़ी देखते हैं हमने देख लिया कि चींटी काट रही हमको, तो ऐसे थोड़ी देखते कि ये चींटी लाल रंग की है या काली है या पीली है ना, कहाँ से आई है। इन सारी चीज़ों पे बिना विचार किए हुए हम तुरंत क्या करते हैं? उस चींटी को हमारे पैर पे से हटा देते हैं, ठीक है ना। वैसे ही जैसे आपका हाथ किसी गर्म चीज़ से छुआ, है ना, तो हम ये थोड़ी देखते हैं कि वो जो हमारा हाथ है वो तवे पे रखा है या कोई गर्म जलती हुई लकड़ी पे रखा हुआ है या स्टोव पे रखा हुआ है या गैस की जो वो बर्नर होता है उस पे रखा हुआ है या बिजली के तार पे रखा हुआ है। हमारा सबसे पहला काम होता है हमारे हाथ को वहाँ से हटाना, है ना। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि इस क्रिया के अंदर, ऐसी क्रियाओं के अंदर विचार जो है वो एब्सेंट होता है, यानी हम बिना विचारे तुरंत इस क्रिया को अंजाम दे देते हैं, है ना। क्योंकि अगर विचार करेंगे तो क्या लगेगा? समय लग जाएगा बेटा, है ना। और समय लग जाएगा तो हमको, हमारी बॉडी को क्या हो सकता है? हार्म हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है ना। तो एक बहुत ही प्यारी सी चीज है इसके अंदर, हम एक पढ़ेंगे इसमें प्रतिवर्त चाप, रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। और अब चलो हमारी बॉडी के अंदर तो क्या है? तंत्रिकाएं हैं, नर्व्स हैं, है ना। एक तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, ठीक है ना। अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिनको बोलते हैं वो है। लेकिन पौधों में तो ऐसा नहीं होता, पौधों में तो तंत्रिका तंत्र है ही नहीं। तो फिर पौधे कैसे ये वाला काम करते हैं? आपने देखा होगा छुई मुई की जैसे पौधा होता है ना, छुई मुई की, छूना आप पत्तियों को, है ना। जैसे पत्तियों को आप टच करते हो पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, है ना। तो इसका मतलब उसके अंदर भी इस तरह की कोई सेंसिंग, है ना, और सेंस करके एक्शन करने की कोई मैकेनिज्म उसके पास भी है, पौधों के पास भी है, ठीक है ना। पौधा जो है सूर्य के प्रकाश रखते हैं ना, जिधर की तरफ सूर्य की रोशनी आ रही होती है उधर की तरफ मुड़ जाता है। इसका मतलब उसके अंदर भी कुछ ना कुछ सेंस करने की और उसके हिसाब से एक्शन करने की मैकेनिज्म उसके पास है। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो है ना हमारे जो बॉडी है हमारी, उसको समझने के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं शुरू करता हूँ। इसमें कह रहे हैं कि भाई पिछले जो अध्याय था आपका, अब देखो बच्चों मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के दिखाता हूँ, है ना। तो कहने का मतलब ये बेटा कि हमें बुक रीडिंग की आदत डालनी है। बच्चे क्या करते हैं? बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट के लिए जो है ना लालायित रहते हैं कि क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अरे भाई भाग के जाना कहाँ है बेटा, तुम्हारा काम पढ़ाई का है ना। तो मन से पढ़ो इन चीज़ों को, ठीक है। बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट के चक्कर में। और अगर आपने एक बार बुक पढ़ने, रीडिंग की आदत डाल ली तो आपको फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको किसी चीज़ों को रटने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना। तो आगे बेटा वही चलते हैं, जो रेस जो होती है ना, आगे उस रेस में वही सफल होते हैं जो धीरे धीरे चलते हैं और समझ समझ के चलते हैं, ठीक है। तो पिछले अध्याय में हमने किसके बारे में पढ़ा? उन सिस्टम्स के बारे में पढ़ा जो हमारा लाइफ प्रोसेसेस था ना, जय प्रक्रम, उनमें उन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा हमने जो हमारी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए आवश्यक है, अपकीप के लिए आवश्यक हैं, जिनके बिना हमारी बॉडी का काम चल नहीं सकता है, ठीक है ना। जिसमें हमने जो है ना वो पाचन पढ़ा उसके अंदर, ठीक है ना, और
ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ा हमने, रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ा, श्वसन जो है ना, और उत्सर्जन। अब इसमें हम पढ़ेंगे ये नियंत्रण और समन्वय। ठीक है, हमने इस बात पर विचार करना प्रारंभ किया था कि कोई वस्तु गतिशील है तो हम मान लेते हैं कि वो सजीव है। पादपों में इस तरह की गतियां वास्तव में वृद्धि का परिणाम है, ग्रोथ का परिणाम है ना। पौधों में इस तरह की जो वृद्धि होती है वो किसकी वजह से होती हैं? ग्रोथ की वजह से होती हैं। ठीक है ना। एक बीज जब अंकुरित होता है तो वो वृद्धि करता है, और हमने देखा कि जब सीडलिंग्स जो होते हैं, नवोद्भिद किसको बोलते हैं? सीडलिंग्स को। छोटे छोटे जो सीडलिंग्स होते हैं उस दिनों में ही वो मिट्टी को चीरते हुए धकेल के कहाँ आ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं, है ना। जब उनकी वृद्धि रुक गई होती है तो ये गति जो है वो बंद हो जाती है। जैसे देखा ना आपने, जैसे गेहूं का पौधा है, गेहूं का पौधा ज़्यादा 2 फुट बढ़ता है वो, उसके बाद थोड़ी ऐसे थोड़ी वही आगे पीपल का इतना बड़ा हो गया। गेहूं का पौधा जो होता है, नहीं होता ना। हाँ, सरसों का है, उसकी ज़्यादा 4 फीट लंबाई हो जाती है पौधे की। तो इसका मतलब क्या है? एक निश्चित सीमा के बाद उनकी वृद्धि रुक जाती है। ठीक है ना। अब हम ये कह रहे हैं कि अधिकांश जंतुओं में तथा कुछ पादपों में होने वाली कुछ गतियां वृद्धि से संबंधित नहीं है ना। अब जैसे पौधा वृद्धि कर रहा है ना, या जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा वो बढ़ रहा है, लंबाई में वृद्धि हो रही, तो वो तो क्या, चलो उसकी ग्रोथ से रिलेटेड है। लेकिन कुछ गतियां ऐसी हैं जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होती। जैसे कि आपके पैर पर चींटी ने काटा तो आपके हाथ ने गति करी कि नहीं करी, है ना, और वहां तक पहुंचा वो जहां पर चींटी काट रही है। तो ये जो गति है ये ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है ना, वृद्धि से रिलेटेड ये नहीं है, ये समझाना चाह रहे हैं ये। ठीक है ना। अब ये एक दौड़ती हुई बिल्ली, झूले पे खेलते बच्चे, जुगाली करती भैंस, ये गतियां वृद्धि के कारण नहीं होती। अब बिल्ली दौड़ रही है, अब या तो उसने चूहा देख लिया या उसके पीछे कुत्ता पड़ गया। 2 ही कारण हो सकते हैं उसके दौड़ने के, है ना। झूले पे खेलते बच्चे मौजी खाने के लिए करते हैं वो ऐसा गतियां जो करते हैं। जुगाली कर, भैंस देखा होगा आपने, भैंस गाय, जब आपने देखा होगा जब वो खाना खा लेती हैं, है ना, चारा चर लेती हैं तो बैठ जाती हैं वो, है ना, और फिर वो मुंह को हिलाती रहती हैं, देखो जबड़ों को ऐसे हिलाती रहती हैं, है ना, इस तरह ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो इसका मतलब क्या है, वो क्यों कर रही है? क्योंकि अपनी एक साथ वो बॉडी में निगल जाती हैं, पेट के अंदर भोजन को निगल जाती हैं, फिर धीरे धीरे उसमें से थोड़ा थोड़ा पार्ट वापस से फिर कहाँ लाती हैं? वो मुंह के अंदर लाती हैं, फिर दांतों से चबा के उसका रस बना के वापस भेजती हैं। जैसे ही वो रस बन के अंदर चला जाता है फिर वापस से थोड़ा सा पेट में से बाहर निकाल लेती हैं मुंह में वो, है ना। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है ना। तो जुगाली जो करती है भैंस, उसको वृद्धि की वजह से थोड़ी है वो, है ना। तो ये किसकी वजह से है? वो जिससे कि उसकी जो भोजन है उसका क्या हो सके? पाचन हो सके, चारे का क्या हो सके? पाचन हो सके। तो कहने का मतलब ये कि ये जो मूवमेंट्स हैं, है ना, ये जो मोशन है ये ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, वृद्धि से रिलेटेड नहीं है। ठीक है ना। अब ये वहां पे जाएगा लेखक जो है कि ये गतियां नियंत्रित हैं, हम चाहें तो ऐसा करें, नहीं तो नहीं करें, है ना। ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि हम गतियों को, ये जो गतियां हैं, जीव के पर्यावरण में आए परिवर्तन की अनुक्रिया सोचते हैं कि ये जो गतियां हो रही हैं, इस तरह की जो गतियां हैं, ये क्यों हैं? क्योंकि जो जीव है, जो ऑर्गेनाइज्म है, उसके एनवायरनमेंट में क्या आया? चेंज आया, है ना। जैसे बिल्ली ने किसको देखा, है ना, चूहे को देखा, तो उसके एनवायरनमेंट में चेंज आया, उसी के अकॉर्डिंग उसने क्या किया? अनुक्रिया की। अनुक्रिया को क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स बोलते हैं। ठीक है। बिल्ली इसलिए दौड़ी क्योंकि उसने चूहा देखा, चूहा भी देखा हो सकता है, या कुत्ता उसे पीछे पड़ गया। केवल यही नहीं, हम गति को सजीवों द्वारा किए गए ऐसे प्रयास के रूप में भी सोचते हैं जिसमें उनके पर्यावरण में हुए परिवर्तन उनके लिए लाभकारी हों, है ना। अब कुछ मूवमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिससे कि हम उन मूवमेंट्स को हम इसलिए करते हैं कि उससे हमें क्या पहुंचता है? लाभ पहुंचता है ना। जैसे कहीं पे कोई चीज़, खाने की चीज़ बढ़ रही है तो दौड़ के जाते नहीं जाते, भागो भागो रे भागो, है ना। तो इसका मतलब क्या है? उससे हमको क्या पहुंचने वाला है? लाभ पहुंचने वाला है। ठीक है ना। ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। सूर्य के प्रकाश में पौधे वृद्धि करते हैं, बच्चे झूले से आनंद प्राप्त करने के लिए ऐसा प्रयास करते हैं। तो ये सब क्या है? लाभ उठा रहे हैं, है ना। पौधा प्रकाश में क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है ना। बच्चे जो है झूले पे आनंद ले रहे हैं। भैंस जुगाली करती है ताकि भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाए? टूट जाए।
और उसका पाचन भली भांति हो सके, है ना। ऐसे जब तुमने देखा हो, जब कोई सामने से कोई व्हीकल आ रहा होता है ना, हमारी आंखों में जैसे ही रोशनी पड़ती है तो हमारी पुतलियां आंखों की क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, है ना। नहीं तो क्या हो सकता है बताओ, उससे हमारी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है, उस मतलब आंखों को नुकसान पहुंच सकता है उस प्रकाश से, ठीक है ना। तो हम अपनी पुतलियों को बंद करके हमारी आंखों की क्या कर लेते हैं, रक्षा कर लेते हैं, ठीक है ना। या जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो परिवर्तन का पता लग जाता है और उसके रेस्पॉन्स में, अनुक्रिया का मतलब क्या है बच्चों, रिस्पॉन्स, RESPONSE, रिस्पॉन्स, उसके रिस्पॉन्स में स्वयं को बचाने के लिए हम मोशन करते हैं, गति करते हैं, ऐसा हमको प्रतीत होता है। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम इस पर विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि एनवायरनमेंट के प्रति, अनुक्रिया के प्रति ये गतियाँ, यानी जो एनवायरनमेंट के प्रति हम रिस्पॉन्स करते हैं उसकी ये जो गतियाँ हैं ये सावधानी से कंट्रोल्ड की जाती हैं, नियंत्रित गतियाँ हैं, ये ऐसे ऊट पटांग नहीं है, ठीक है। पर्यावरण के प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से एक समुचित गति उत्पन्न होती है। जब हम कक्षा में अपने दोस्तों से, अब जैसे जब आप फ्रेंड से क्लास में बात कर रहे हो तो कैसे करोगे, खुसुर पुसुर करोगे, है ना, काना फूसी करोगे, धीरे धीरे बोलोगे, किसी को पता नहीं चल जाए, टीचर डांटे नहीं, है ना। और अगर आप मैदान में हो तो खूब जोर जोर से करोगे। तो देखो वही चीज़ है, फ्रेंड आपका वही है, लेकिन क्लास में आप क्या कर रहे थे, धीमे बात कर रहे थे, मैदान में कैसे कर रहे हो, जोर से कर रहे हो। तो इसका मतलब कोई ना कोई इस चीज़ को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना। तो यही इसको इसमें बताने की कोशिश की गई है। सजीवों को उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए, है ना, कि इन सब के लिए ये जो अनुक्रिया और उसके अनुरूप जो हम गति करते हैं, तो सजीवों को उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो इस नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हों, ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का कार्य करते हों। ऐसा सिस्टम एक बॉडी के पास होना चाहिए, एक जीव के पास होना चाहिए। बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज्म जो होते हैं, में शरीर संगठन के सामान्य सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि क्या करते हैं, वो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज का उपयोग करते हैं, विशिष्टीकृत ऊतकों का उपयोग इस कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए वो करते हैं। यानी उनके पास क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं, विशिष्टीकृत ऊतक, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं इस काम के लिए, इस काम विशेष के लिए। और इसमें कौन कौन आता है बेटा, इसके अंदर हमारा तंत्रिका तंत्र, हमारा जो बॉडी का नर्वस सिस्टम है वो, और अंतःस्रावी ग्रंथ, यानी जो ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स जो होती हैं, ठीक है ना, वो इसके अंदर आता है। अब है जंतु तंत्रिका तंत्र, एनिमल नर्वस सिस्टम। जंतुओं में ये जो नियंत्रण और जो समन्वय है ये किसकी वजह से होता है, तंत्रिका तथा पेशी ऊतक के द्वारा। अब तंत्रिकाएं तो क्या करती हैं, सेंस, यानी सिग्नल चलता है उनके अंदर, ठीक है ना, सेंस वाला सिग्नल प्लस जो रिस्पॉन्स वाला सिग्नल है वो, और वो सिग्नल किसको दिया जाता है, वो पेशी ऊतक को देते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया ना आपको, हाथ हमारा पहुंचता है तो हाथ को हम उठाते ही नहीं उठाते, इसका मतलब हाथ की मांसपेशियों में क्या आया, तनाव आया, है ना। तो ये जो हाथ की मांसपेशियां में जो तनाव आया, ये कौन किसके द्वारा होता है, पेशी ऊतक के द्वारा। मस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं इसको, मसल्स होते हैं ना, मस्कुलर टिश्यूज, इनके द्वारा किया जाता है। तो ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम है हमारी बॉडी के अंदर, ये नर्वस टिश्यूज के द्वारा और मस्कुलर टिश्यूज के द्वारा किया जाता है, जिसके विषय में हम कक्षा 9 तंत्रिका का चित्र आपने खूब बनाया है ना। जैसे ये इसमें बुक में दिखा रखा है आपने, ये वाला, ये चित्र आपका बहुत फेमिलियर चित्र है ना, 9th क्लास में भी बनाया होगा आपने, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं ये। आकस्मिक परिस्थिति में गर्म पदार्थ को छूना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, हमें इसे पहचानने की तथा इसके अनुरूप अनुक्रिया करने की आवश्यकता होती है। अब हम ये कैसे पता चलाएं कि गर्म वस्तु को छू रहे, है ना। हमारे पर्यावरण में सभी सूचनाओं का पता किसके द्वारा किया जाता है, कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरे, है ना, जो हमारी ये नर्व सेल्स हैं, इनके कुछ स्पेशलाइज्ड टिप्स होते हैं, है ना। विशिष्टीकृत सिरे का मतलब क्या हो गया, स्पेशलाइज्ड टिप, टिप होता है ना, टिप का मतलब समझते हो, जो आगे का सिरा होता है, ठीक है ना। जैसे ये पेन है, पेन की जो ये नोक है ये वाली, तो ये क्या होगी, इसकी टिप हो गई, ठीक है ना, ये वाली आगे वाली। विशिष्टीकृत सिरों द्वारा लगाया जाता था, ये इनके द्वारा जो स्पेशलाइज्ड टिप्स होते हैं इनके द्वारा पता लगाया जाता है।
ये जो ग्राही हैं, है ना, ग्राही किसको बोलते हैं? रिसेप्टर। अब देखो ये आपको इंग्लिश के शब्द सुनने में मज़ा आ रहा है और हाँ, तो इनको बेटा याद भी करना आप, है ना, क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स ऐसे ही शब्द, इंग्लिश के शब्द भी साथ में बोलते हैं, है ना, और कुछ अटपटे भी नहीं होते ये, है ना। ये जो रिसेप्टर्स हैं, ग्राही यानी ग्रहण करने वाला, ये रिसेप्टर्स प्राय हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। अब देखो ये ज्ञानेंद्रियां आप जानते ही हो, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंस ऑर्गन्स। ये कहाँ स्थित होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनमें स्थित होते हैं ये, ठीक है ना। हमारी बॉडी के अंदर जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनमें स्थित होते हैं ये। और वो सेंस ऑर्गन कैसे? जैसे इंटरनल ईयर, कान का जो अंदर वाला हिस्सा है वो, हमारी नाक हो गई, जिह्वा हो गई, जीभ हो गई, टंग। अब देखो इसमें एक चीज भूल गया, स्किन, है ना, ये एक ये भी तो है, एक ज्ञानेंद्रिय है ना, ये सेंस करती है, स्किन जो है हमारी। रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं, है ना। जो रिसेप्टर्स किससे संबंधित होते हैं? रस संवेदी होते हैं, है ना। रस संवेदी का मतलब क्या हो गया कि जो गस्टेटरी होते हैं, है ना, जिससे कि हमको स्वाद का पता चलता है। रस संवेदी का मतलब क्या हो गया? स्वाद का, जिससे हमें पता चलता है, ठीक है ना। गस्टेटरी रिसेप्टर्स बोलते हैं इनको, उससे हमें स्वाद का पता चलता है। जबकि जो घ्राणग्राही होते हैं, है ना, ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हो गए। जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, देखो रस संवेदी का मतलब है स्वाद और घ्राण का मतलब क्या होता है? सूंघना, ठीक है ना। तो ये हमको किसका? गंध का, स्मेल का पता लगाते हैं। तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स, गस्टेटरी और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं ये। यह सूचना एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमाकृतिक सिरे द्वारा, डेंड्राइट टिप, द्रुमाकृत, है ना। अब देखो ये आपकी ये जो कोशिका है ना, तंत्रिका कोशिका का चित्र है ये वाला, है ना। तो इसमें देखो ये जो धागेनुमा संरचनाएं दिख रही है ना आपको, ये झाड़ी जैसी झाड़ी नहीं है ये द्रुमिका लिखा हुआ है ना इसमें। तो ये द्रुमाकृतिक सिरे, देखो हिंदी भी खतरनाक वाली है, द्रुमाकृतिक सिरे डेंड्राइटिक टिप्स के द्वारा उपार्जित की जाती है, इसके द्वारा ग्रहण की जाती है, इसके द्वारा ये उत्पन्न की जाती है। उपार्जित का मतलब गेन की जाती है। ये जो सूचना है, ये जो सिरे हैं, इनके द्वारा ग्रहण की जाती है, इनके द्वारा ये ग्रहण की जाती है। और एक रासायनिक क्रिया द्वारा, एक केमिकल रिएक्शन होती है, उसके द्वारा यह एक विद्युत आवेग पैदा करती है ना। जैसे ही इन्होंने ये जो डेंड्राइटिक टिप्स हैं, इन्होंने किसी चीज को सेंस किया, है ना, अब वो चाहे गर्मी हो सकती है, पेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इन्होंने उसको सेंस किया, तो तुरंत फिर क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन होती है। इस कोशिका के अंदर क्या होती है? एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, और उस रासायनिक अभिक्रिया से एक सिग्नल जनरेट होता है, विद्युत सिग्नल, है ना। विद्युत आवेग का मतलब एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स पैदा होता है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इंपल्स का मतलब सिग्नल समझ लो आप, है ना। एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स पैदा होता है। यह आवेग, ये जो इंपल्स है, द्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है ना। तो ये द्रुमिका हो गई, ये जो है ना धागेनुमा जो संरचनाएं दिख रही हैं आपको, यहाँ से इस जगह पर ये जो ब्राउन कलर का सा पार्ट दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं कोशिका काय, सेल बॉडी। क्या बोलते हैं इसको? सेल बॉडी, ठीक है ना। यहाँ सेल बॉडी में पहुंचेगा, फिर सेल बॉडी से देखो ये इस तरह से ट्रेवल करेगा, है ना। इसको बोलते हैं हम तंत्रिकाक्ष, एक्सॉन। इसको क्या बोलते हैं? AXON, एक्सॉन। तो द्रुमिका से कहां पहुंच गया? ये सेल बॉडी में पहुंच गया, और तब तंत्रिकाक्ष एक्सॉन में होता हुआ, इस एक्सॉन में होता हुआ, और यहां लास्ट सिरे पे पहुंच गया। ये एक कोशिका है, ये हालांकि इतनी बड़ी नहीं होती है, तो चित्र में तुमको बड़ी करके दिखा रखी है, समझ गए ना बात। कोशिका बहुत छोटी होती है। तो ये हाँ, तंत्रिकाक्ष में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। यहां पहुंच गया लास्ट में, इस जगह, है ना, अंतिम सिरे तक पहुंच गया। एक्सॉन के अंत में, यहां पे एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग, अब यहां पे कैसे चल रहा था? ये विद्युत आवेग चल रहा था। अब क्या होता क्या है कि अब देखो ये एक कोशिका हो गई, इसके जस्ट पीछे ऐसी ही कोशिका होगी सेम, और उस कोशिका के ये जो द्रुमिका है वो यहाँ पे होंगी, इस जगह होंगी, है ना। तो इनके बीच में, यानी इस कोशिका का अंतिम सिरा और अगली कोशिका का ये वाला हिस्सा आगे वाला द्रुमिका वाला, इनके बीच में क्या एक गैप होता है बच्चों, है ना। अब उस गैप को कैसे पार करें? आपको पता है, बिजली प्रवाहित होने के लिए तार को कंटिन्यूअस होना जरूरी है ना। अगर बीच में से तार टूट गया तो बिजली प्रवाहित नहीं होगी,
है ना। तो एक तरह से यहाँ फिर बाद वापस ये अगली वाली ये द्रुमिका आ गई फिर ये, है ना, इस तरह से। अब यहाँ पे ये गैप है, अब इस गैप में से बिजली तो जा नहीं सकती, तो फिर यहाँ क्या होता है, यहाँ ये एक विशेष क्रियाविधि होती है कि ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स था ये केमिकल में चेंज हो जाता है, वापस रसायन में चेंज हो जाता है ना। और हमको पता है कि केमिकल तो जा सकता है गैप में से पार होके, रसायन जो होते हैं, है ना, जो तरल है वो तो क्या होता है, जा सकता है इसमें से, बह के आगे क्रॉस कर सकता है इसको। आगे ना समझ में। हाँ, तो यही कहने समझाया इसमें कि एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है ना, कुछ रसायन क्या करता है, छोड़ता है। ये रसायन रिक्त स्थान, ये जो बीच में रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान को हम स्नैप्स बोलते हैं। इस गैप को क्या बोलते हैं हम, स्नैप्स बोलते हैं, है ना। इस स्नैप्स यानी स्नैप्टिक दरार बोल दो इसको, है ना, गैप बोल दो, स्नैप्टिक गैप बोल दो या स्नैप्स बोल दो, को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। और जैसे अगली द्रुमिका आएगी, द्रुमिका वापस से क्या करेगी, उस केमिकल जो सिग्नल, केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो सिग्नल मिल रहा है उसको वापस से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज कर देगी। तो देखो, इलेक्ट्रिकल फिर केमिकल, फिर इलेक्ट्रिकल फिर केमिकल, इस तरह से ये जो संवेदना है, किसी भी चीज की जो संवेदना है वो आगे ट्रेवल करती है, आगे बढ़ती है। ठीक है ना। यह है शरीर में तंत्रिका आवेग की गति, मात्रा नहीं है ये, है ना, इसको गति है, आवेग की गति की सामान्य योजना है, है ना, ये जनरल स्कीम है। इस तरह से वो सेंसेशन जो है ये आगे ट्रेवल करता है, आगे बढ़ता है। इस तरह का एक अंतर्ग्रंथन जो सिनेप्स है, अंततः ऐसे आवेग को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं, है ना, तो इस तरह का ये जो क्रियाविधि है ये तंत्रिका कोशिका से आगे की कोशिकाओं तक, है ना, जैसे कौन सी हैं वो, पेशी कोशिकाएं हो सकती हैं या ग्रंथि तक ले जाता है। ये सिग्नल कहाँ चला जाता है, या तो मस्कुलर सेल्स तक चला जाएगा या जो ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी की उन तक चला जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन, है ना, अब ये जो नर्व सेल होती है इसको न्यूरॉन भी बोलते हैं, ये जो है ना इसको क्या बोलते हैं, एक कोशिका जो होती है इसको न्यूरॉन भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क होता है। क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क होता है, और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में विशिष्टीकृत है, ट्रांसपोर्टेशन में स्पेशलाइजेशन इसने किया हुआ है। ठीक है। अब देखो एक छोटा सा प्रश्न है इसके अंदर। अब ये कह रहा है चित्र 7.1 को देख के बताओ कि तंत्रिका कोशिका के उन भागों को पहचानो जहां सूचनाएं उपार्जित की जाती हैं, जहां सूचनाएं गेन की जाती हैं। तो वो कौन सा पार्ट है, ये रहा द्रुमिका, ये ना द्रुमाकृतिक सिरे, डेंड्राइटिक टिप्स या द्रुमिका भी बोल सकते हो आप। ठीक है। यहाँ सूचनाएं क्या की जाती हैं, उपार्जित की जाती हैं। दूसरा है जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती हैं। तो वो क्या है, ये रहा एक्सॉन, जिसको हम तंत्रिकाक्ष बोलते हैं, इसमें से ट्रेवल करती हैं। ठीक है। फिर अगला है जहां इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है जिससे वह आगे संचरित हो सके। किस जगह होता है बताओ, वापस से ये एक रासायनिक संकेत के रूप में इस जगह होता है, एंड में, है ना, जो तंत्रिका का अंतिम सिरा है, जो लास्ट एंड है इसका, यहाँ पे ये क्रियाविधि होती है ना। तो देखो मोटा मोटा आपकी ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना। अच्छा, अब देखो एक छोटी सी एक्टिविटी आपके इसमें बुक में है, क्रियाकलाप 7.1। क्या कह रहा है, देखो ये, कुछ चीनी अपने मुंह में रख लो, इसका स्वाद कैसा है, अरे यार सबको पता है भाई, मीठा है। अपनी नाक को अंगूठा तथा तर्जनी उंगली से दबाकर बंद कर लीजिए। अपनी नाक को अंगूठा और उसकी जो फर्स्ट फिंगर है अपनी, है ना, उससे दबा लो। अब फिर से चीनी खाओ और स्वाद में कुछ अंतर है, यस, है ना। अब आपको, अगर आपने नाक को दबा लिया अपनी को, तो चीनी इतनी मीठी आपको नहीं लगेगी जितनी पहले लग रही थी, है ना, आधी मीठी रह जाएगी, ये मान के चलो, आप करके देख लेना इसको। ठीक है। खाना खाते समय ऐसे ही, अगर आप खाना खा रहे हो और उस समय अपनी नाक बंद कर लो, तो आपको जो सब्जी है या कोई जो भी चीज़ खा रहे हो उसका टेस्ट उतना नहीं आ पाएगा, यानी खाने का पूरा स्वाद आप ले रहे हो क्या, नहीं, है ना। अब देखो बच्चों है क्या एक्चुअली में, देखो कि ये जो हमारी आया था ना इसके अंदर, देखो रस संवेदी और ग्रहण, है ना, बताया था ना आपने, गस्टेटरी और ऑल्फैक्टरी, यानी ये जो रस
है ना, स्वाद से संबंधित जो सूचनाएं जहां इकट्ठी की जाती हैं, है ना, और जो स्मेल से संबंध, सूंघना है स्मेल, यानी स्वाद और स्मेल जो है ये कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, समझ गए ना, ठीक है। तो जैसे आपने कभी देखा होगा, है ना, जैसे बुखार हो गया तो हमको खाने में भी टेस्ट चला जाता है और हमको सूंघने में भी चीज़ें, सूंघने का टेस्ट भी, सूंघने का जो स्मेल है वो भी क्या हो जाती है, हमारी गायब हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो बॉडी है, इसमें जो हमारा ब्रेन है, वहाँ पे इन दोनों के लिए एक ही स्थान है ना, एक विशेष एक कंपार्टमेंट है, एक स्थान है जो इन दोनों को मिक्स करके देखता है। क्या करके देखता है, वो मिक्स करके देखता है ना, यानी जो टेस्ट और स्मेल जो है इन दोनों को मिक्स करके फिर वो इंटरप्रेट करता है, फिर वो उस सूचना को क्या करता है, समझता है ना। अब इसमें से एक चीज अगर गायब हो गई तो अपन को आधा ही इनपुट मिल पाया कि नहीं मिल पाया, तो इस वजह से हमको उसकी पूरी की पूरा स्वाद हमें नहीं मिल पाता, चाहे हम चीनी को नाक बंद करके खाएं या खाने को हम नाक बंद करके खाएं। तो समझ गए ना, ठीक है। तो यही इसमें समझाया गया है। अच्छा, अब ये देखो एक चीज़ और है इसमें कि जब आपको जुकाम हो जाता है तो भी क्या ऐसा ही होता है क्या, ये है ना, जब जुकाम हो जाता है तो बच्चों क्या होता है, देखो हमारी नाक जो है इसके अंदर जो त्वचा होती है, देखो ना, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है जुकाम होते, तो हमारी जो नाक के अंदर की त्वचा है वो थोड़ी सी फूल जाती है, ऐसे समझ लो आप मोटे शब्दों में, है ना। वैसे बेटा को मैं कोई बायोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं, है ना, बस मैं आपको इस तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आप थोड़ा सा इमेजिन कर पाओ, है ना। तो उस जुकाम के टाइम पे क्या होता है, हमारे नाक के अंदर की जो त्वचा है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, फूल जाती है ना। तो जो कहने का मतलब ये है कि नाक के अंदर जो सेंसेशन के लिए, संसूचन करने के लिए जो क्रियाविधि है वो उतनी एफिशिएंट नहीं रह पाती है ना, उसके अंदर उसकी कार्य क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसीलिए हमको ना तो जुकाम के टाइम पे हमें किसी चीज़ को हम ढंग से टेस्ट नहीं कर पाते, ना ही उसकी हमें स्मेल आ पाती है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, है ना, रिफ्लेक्स एक्शन। देखो ये बार बार आएगा ये शब्द, रिफ्लेक्स, REFLEX, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क, REFLEXARC, आर्क चाप को बोलते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप, है ना। अब वही वाली बात आ गई इसमें, मैंने बताया था ना आपको, जैसे चींटी काटी, चींटी काटते तुरंत हमारा हार्ट धात जाता है और फटाक से उस चींटी को हम हमारे शरीर पे से हटा देते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये कि इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, है ना, क्योंकि अगर ब्रेन इन्वॉल्व हो गया और हम सोचने समझने लग गए तो इतनी देर में हमको, है ना, चींटी का भी हो सकता है ये वाला केस, है ना, किसी चीज़ से जल रहे हैं हम, है ना, कोई गर्म चीज़ से छू गया तो तुरंत हमारा उसको हटाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ज़्यादा सोच विचार करने के लिए समय हमारे पास नहीं होता, और अगर उसमें सोचने विचारने में लगाएंगे तब तक हमको ज़्यादा नुकसान पहुंच चुका होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, प्रतिवर्ती कहलाती हैं ये, है ना, रिफ्लेक्स, है ना, अनायास, बिना सोचे विचारे। पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया की चर्चा करते हैं तो बहुधा प्रतिवर्त शब्द का उपयोग करते हैं हम, है ना। जब हम हमारे एनवायरनमेंट में कोई घटना हुई और उसके रिस्पॉन्स में हमने कोई अचानक से क्रिया करी तो इसमें हम रिफ्लेक्स शब्द का यूज करते हैं। जैसे, है ना, इसमें बताया है कि मैं रिफ्लेक्सली, प्रतिवर्त स्वरूप का मतलब क्या होगा, रिफ्लेक्सली बस से कूद गया, है ना। जैसे ही मुझे पता चला कि अरे ये बस तो कहीं दूसरी जगह जा रही है, मैं गलती से चढ़ गया इसमें, तुरंत हम क्या पढ़ते हैं, उसमें से कूद पड़ते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में, या हमारा जैसे कोई सामान छूट गया या हमारा बच्चा छूट गया नीचे, है ना, तो तुरंत हम बस में से क्या करते हैं, कूद पड़ते हैं, ठीक है ना। तो बिना सोचे विचारे मैंने प्रतिवर्त स्वरूप आग की लौ से अपना हाथ पीछे खींच लिया, है ना, रिफ्लेक्सली अपना हाथ जो है वो आग की लौ से पीछे खींच लिया, तो इसमें सोचने विचारने का स्थान नहीं है। मैं इतना भूखा था कि रिफ्लेक्सली मेरे मुंह में पानी आ गया। इसका क्या अभिप्राय है, इसका क्या मतलब है, यही कहना चाह रहे हैं कि इन सभी उदाहरणों में एक सामान्य विचार जो है वो ये है कि उसके बारे में हम विचार नहीं करते हैं। आगे ना देख लो, वी डू नॉट थिंक अबाउट दैट, है ना, या अपनी क्रियाओं के नियंत्रण में महसूस, या अपनी क्रियाओं को नियंत्रण में महसूस नहीं करते हैं हम। फिर भी ये वे स्थितियां हैं जहां हम अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति क्या कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं। रिस्पॉन्स तो कर रहे हैं
है ना, लेकिन हम ज़्यादा सोचा विचारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि ये आखिर होता कैसे है, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ इसमें मैं समझाता हूँ आपको। यदि तंत्रिका आवेग को उस ओर भेजा जाता है ना, इस पर फिर से विचार करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं कि आग की लपट को छूना हमारे लिए भी या किसी भी जंतु के लिए दुराग्रही, डेयरिंग और हार्मफुल हो सकता है। क्या है ये? डेयरिंग भी है और हार्मफुल भी है। हम इसके प्रति कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? एक सरल विधि यह है कि हम विचार करें पहले तो कि हमें आघात पहुंच सकता है, फिर इसलिए हमको हमारा हाथ उठा लेना चाहिए। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो इस सोचने में हमें क्या लगेगा? टाइम लगेगा, है ना। और ये इस पर भी निर्भर करता है कि हम किस प्रकार सोच रहे हैं, ठीक है ना। यदि तंत्रिका आवेग को उस ओर भेजा जाता है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तब इसी प्रकार के आवेग उत्पन्न करने के लिए मस्तिष्क द्वारा चिंतन की आवश्यकता है ना। कि अगर हम ब्रेन में भेजेंगे तो ब्रेन क्या करेगा? उस पर चिंतन करेगा, थॉट करेगा, थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व हो गया उसमें, है ना। और ये जो थिंकिंग है बच्चों, ये बहुत एक जटिल प्रक्रिया है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये, ठीक है ना। अतः ये बहुत सी तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका आवेग की जटिल अन्योन्य क्रियाओं से जुड़ने के लिए बाध्य है। अब चूंकि ये थिंकिंग जो है ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो इसमें बहुत सारी जो न्यूरॉन्स हैं, जो नर्व सेल्स हैं, है ना, उनके जो इम्पल्स हैं, नर्वस इम्पल्स जो हैं, वो कॉम्प्लेक्स क्या होगी? उनके अंदर अन्योन्य क्रियाएं होंगी आपस में। कहने का मतलब ये है कि इन सब क्रिया विधि में समय लग जाएगा, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि यदि अगर ऐसी बात है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमारे शरीर में सोचने वाले ऊतक जटिल रूप से व्यवस्थित न्यूरॉन के घने जाल से बने होते हैं, है ना। कि ये जो हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज हैं जो ये वाला काम करते हैं, सोचने वाला, तो ये क्या है? बहुत ही इनका क्या है? एक डेंस नेटवर्क होता है, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इनका होता है। और ये कहाँ होते हैं? ये खोपड़ी के आगे वाले हिस्से में स्थित होते हैं तथा शरीर के सभी हिस्सों से क्या करते हैं? ये संकेत प्राप्त करते हैं तथा उन पर क्या करते हैं? रिस्पॉन्स से पहले विचार करते हैं, ठीक है ना। निस्संदेह ये संकेत प्राप्त करने के लिए जो हमारी खोपड़ी है, खोपड़ी में जो मस्तिष्क का सोचने वाला भाग है ना, जो थिंकिंग जो पार्ट है हमारा, वो वाला भाग तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ा होना चाहिए, है ना। तो ये हमारा जो सोचने वाला पार्ट है किससे जुड़ा होना चाहिए? जिन पार्ट्स को क्या लेना है? एक्शन लेना है। एक्शन कौन लेते हैं? मसल्स लेती हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह यदि मस्तिष्क का यह भाग पेशियों को गति करने का आदेश देता है ना, मसल्स को मूव करने का आदेश देता है, तो तंत्रिकाएं इन संकेतों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं फिर, है ना। तो वापस से फिर तंत्रिकाओं में जाएगा वो सिग्नल्स। हम किसी गर्म वस्तु को छुएं और हमें यह सब करना पड़े तो इसमें हमें काफ़ी समय लगेगा, है ना। और उससे क्या होगा? हम जलन महसूस कर सकते हैं, हमारा हाथ है ना या हमारी बॉडी का जो भी पार्ट है वो जल सकता है, ठीक है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि ये इस प्रॉब्लम को कैसे बॉडी में दूर किया गया है ना। तो यहाँ फिर क्या आ जाता है? रिफ्लेक्स आर्क आ जाता है ना। तो कहने का मतलब है इस तरह की क्रियाओं में जहां अर्जेंट एक्शन की आवश्यकता होती है वहां ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। ये सारा का सारा काम जो हमारी बॉडी में मेरुरज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड जिसको बोलते हैं, है ना, रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या है? बहुत सारी नर्व्स हैं, अनेक तंत्रिका कोशिकाओं से क्या बनते हैं? तंत्रिका ऊतक बनते हैं, उनका एक नेटवर्क है, एक जाल है ना। तो वो तो नजदीकी है, ब्रेन तो ऊपर है हमारा, और ब्रेन में भी क्या बड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है ये, जबकि वहां क्या है? बिल्कुल सिंपल सा मैकेनिज्म है। इधर से तंत्रिका गई, आगे वाले चित्र में समझाया गया है ना। ये रहा देखो, इधर से सेंसेशन गया और ये हमारी किसका? जो मेरुरज्जु है उसका पार्ट है। तुरंत इसने किसको दिया? मोटर न्यूरॉन को सिग्नल दिया और तुरंत हम हमारे हाथ को क्या कर लेंगे? हटा लेंगे। अभी मैं समझाऊंगा आपको इसे, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि शरीर की डिजाइन इस समस्या का कैसे हल करती है? ऊष्मा के संवेदन के बारे में सोचने की अपेक्षा जो हीट का सेंसेशन है इसको सोचने की बजाय यदि जो तंत्रिकाएं ऊष्मा का पता लगाती हैं उन्हें उन तंत्रिकाओं से जोड़ दिया जाए जो पेशियों को गति करती हैं, तो क्या हो जाएगी? ये समस्या सॉल्व हो जाएगी ना। तो जो प्रक्रम
आगम संकेत यानी इनपुट सिग्नल्स का पता लगाने तथा उसी के अनुसार निर्गम क्रिया आउटपुट एक्शन करने का कार्य करता है, वह अतिशीघ्र पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। आमतौर पर इस तरह के प्रबंधन को, इस तरह के संबंधन को, इस तरह के अरेंजमेंट को हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार के प्रतिवर्ती चाप को संबंधन आगत तंत्रिका, इनपुट जो नर्व है वो, तथा निर्गत तंत्रिका, आउटपुट जो नर्व है, के मध्य कहाँ होना चाहिए। अब वो स्थान कौन सा होना चाहिए बताओ, जहां सबसे पहले ये दोनों चीज मिलती हैं, और वो मिलने वाला मिलन स्थल क्या है, मेरुरज्जु है, जहां पर ये तंत्रिका कोशिकाएं और जो मसल्स की कोशिकाएं हैं, ठीक है ना, वो मिलती हैं। ठीक है ना। तो कहां पे है वो स्थान, सबसे उपयुक्त स्थान शायद वही बिंदु होगा जहां सबसे पहले वे एक दूसरे से मिलते हैं। पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती हैं, है ना। तो दोनों प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, सेंसेशन वाली और जो सिग्नल देंगी, एक्शन के लिए सिग्नल देने वाली तंत्रिकाएं, ये दोनों कहां पे मीट होती हैं, मेरुरज्जु में मीट होती हैं, है ना। उसके बाद फिर मसल्स आती हैं। ठीक है ना। देखो अभी ये चित्र समझेंगे तब आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में बनते हैं। ये जो रिफ्लेक्स आर्क है, आर्क का मतलब कंप्लीट सर्किट बन जाना, है ना, एक गोल सर्किट बन जाना। तो ये जो रिफ्लेक्स आर्क है कहाँ बनते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में। मेरुरज्जु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में बनते हैं। यद्यपि ये जो इनपुट सूचनाएं हैं, इनपुट सिग्नल से मस्तिष्क तक भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पता तो चलता ही है ना हमको, हम चींटी को मार तो देते हैं, है ना, पटक देते हैं ना, थप्पड़ मार के, लेकिन ब्रेन में तो सिग्नल तो जाता ही है ना, कि ब्रेन तो पता करता है कि भाई चींटी है। पहले तो अपन उसको हटा दी, लेकिन सिग्नल तो जाता ही है ना ब्रेन तक। ठीक है ना। अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने के प्रक्रम क्या है, बहुत तेज नहीं है। सोचने का जो प्रोसेस है बहुत तेज नहीं है। अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल या तो अल्प है या अनुपस्थित है ही नहीं। अतः यह स्पष्ट है कि वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में जो प्रतिवर्ती चाप है ना, प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्यप्रणाली के रूप में विकास हुआ है। यद्यपि जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद भी प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया करने के लिए एक सबसे एफिशिएंट कार्यप्रणाली के रूप में कार्य करता है। जहां भी हमको अर्जेंट एक्शन चाहिए तो वहां हम ये सब रिफ्लेक्स आर्क के द्वारा करते हैं। अब देखो अपन इस चित्र को समझते हैं। ठीक है। देखो ये गर्म है ना, गर्म कोई बर्तन है, उससे हमारा हाथ टच हो गया तो इसमें ग्राही किसको बोलते हैं, रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर क्या कर रहा है, या तो हीट को सेंस कर रहा है या पेन को सेंस कर रहा है ना। और ये रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, हमारी स्किन में होते हैं, त्वचा में ग्राही। ठीक है। अब इन्होंने ये सिग्नल, देखो ये जा रहा है ना, ये तंत्रिका कोशिकाओं के थ्रू जा रहा है ना। और ये कौन सा हिस्सा हो गया, संवेदी तंत्रिका कोशिका, सेंसरी न्यूरॉन है ये। क्या है ये, सेंसरी, जो सेंस कर रही है। और ये वाला हिस्सा यहाँ कौन सा आ गया, हमारा स्पाइनल कॉर्ड आ गया। ये क्या है, हमारा मेरुरज्जु हो गया, है ना। ये दिख रहा है, तो मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड है ये। ठीक है। फिर यहाँ क्या है, ये रिले न्यूरॉन है, प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका। देखो यहाँ पे ये जुड़ रहे हैं दोनों आपस में, है ना। तो ये सेंसरी न्यूरॉन, और देखो ये वाली कौन सी है, ये मोटर न्यूरॉन है, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, है ना। देखो ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक, ये सेंसरी न्यूरॉन हो गई, संवेदी तंत्रिका हो गई। और फिर यहाँ से यहाँ तक इस मसल, यहाँ पे ये मसल है, इस मसल तक मांसपेशी है ये, इस मसल तक ये क्या हो गई, मोटर न्यूरॉन हो गया, प्रेरक तंत्रिका कोशिका। अब इस सेंसरी न्यूरॉन और इस मोटर न्यूरॉन ये कहाँ जुड़ते हैं, यहाँ जुड़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, रिले न्यूरॉन बोलते हैं, प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका, है ना। तो यहाँ से फिर इनमें इंटरकनेक्शन हो गया इनका, सेंसरी न्यूरॉन का और मोटर न्यूरॉन का। कहाँ पे है ये इंटरकनेक्शन, मेरुरज्जु के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, है ना। तो तुरंत इसको जो ये वाले हैं मोटर न्यूरॉन है, इसको सिग्नल मिला। मोटर न्यूरॉन ने किसको सिग्नल दिया, मसल को, कार्य कर, इफेक्टर, क्या बोलते हैं इसको, इफेक्टर को सिग्नल दिया, है ना। भुजा में पेशी, और ये इफेक्टर क्या होती है, मसल्स होती है। हमारी आर्म के अंदर क्या है, ये मसल्स हैं, और मसल्स को जैसे सिग्नल मिलेगा तुरंत हम हमारे हाथ को पीछे कर लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये सेंसेशन, है ना, सेंसरी न्यूरॉन्स हो गए,
है ना। न्यूरॉन, ये तंत्रिका कोशिका संवेदी वाली हो गई, सेंसरी न्यूरॉन हो गई, यहाँ रिले न्यूरॉन में ये दोनों मोटर न्यूरॉन और ये दोनों मिल गई और फिर यहाँ से इसको मसल्स को क्या मिल गया, सिग्नल मिल गया और हमने हमारे हाथ को हटा लिया। और फिर ये देखो यहाँ से सिग्नल ब्रेन के लिए भी जा रहा है ना, यानी ब्रेन के लिए भी जाएगा, लेकिन ये तुरंत इसने इसको एक्शन कर लिया, ये यहीं पे पूरा हो गया, नज़दीक के नज़दीक ही स्पाइनल कॉर्ड में। आगे बात समझ में, यही इसमें। अब ये कह रहा है आँख पे जब तेज प्रकाश फोकस होता है तो क्या होता है हमारी आँख के अंदर क्या होते हैं, फोटो सेंसेशन होता है, ठीक है ना, किसी भी प्रकाश को सेंस करने का, ठीक है। और हमारी पुतली क्या हो जाती है, फिर छोटी हो जाती है और हम आँख को क्या कर लेते हैं, हमारी को छोटा कर या बंद कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आगे है ये मानव मस्तिष्क, हमारी बॉडी का जो ब्रेन है, ये किस तरह से फंक्शन करता है। तो ये जो हमारा ब्रेन है, मानव मस्तिष्क जो है, इसके अंदर मानव मस्तिष्क और जो मेरुरज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों मिला के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, ठीक है ना। ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं तथा उनका इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं, क्या उसमें हमें निर्णय लेना है, ठीक है ना। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये नर्व्स की बनी हुई होती है, तंत्रिकाओं की बनी है। तंत्रिका कोशिका का चित्र देखा था ना अपन ने पिछले उसमें, है ना, पिछले उस पर क्या नाम है, पिछले पेज पे, जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती हैं। तो सोचने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो किन के थ्रू आती है, तंत्रिकाओं के थ्रू आती है, नर्व्स के थ्रू आती है। अब ये जो सोचने की प्रक्रिया क्या है, ये जटिल है ना, तथा तंत्रिक संबंधन, सोचने में अधिक जटिल क्रिया भी तथा तंत्रिक संबंधन होते हैं। और ये जो थिंकिंग प्रोसेस है ये बहुत जटिल प्रोसेस है और इसमें बहुत सारे न्यूरल कनेक्शंस इसमें शामिल होते हैं। ये मस्तिष्क में संकेंद्रित होते हैं, मस्तिष्क में स्थित होते हैं, जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मेन जो है इसका कोऑर्डिनेशन सेंटर क्या है, हमारे बॉडी का पूरे का ब्रेन है, मस्तिष्क। और ये जो हमारा ब्रेन और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुरज्जु, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें ब्रेन के जो 3 पार्ट हैं, है ना, अग्र मस्तिष्क, ठीक है, देखो ये रहा, ये फोर ब्रेन हो गया। और फिर ये वाला जो है ये क्या है, मिड ब्रेन। तो देखो ये जो पूरा हिस्सा है ये ऊपर वाला, ये क्या हो गया, फोर ब्रेन हो गया, अग्र मस्तिष्क हो गया, ठीक है ना। और ये जो हिस्सा है ये क्या हो गया, मिड ब्रेन हो गया, मध्य मस्तिष्क हो गया। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, पश्च मस्तिष्क बोलते हैं, जिसमें ये 3 हो गई, पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। इसको हम हाइंड ब्रेन बोलते हैं, HIND, हाइंड ब्रेन, है ना। तो ये फोर ब्रेन हो गया, है ना, ये क्या हो गया, फोर ब्रेन। और ये मिड ब्रेन, है ना, और ये क्या हो गया, हाइंड ब्रेन, HIND, हाइंड ब्रेन। तो इनमें अब तीनों पार्ट्स के अंदर किस किस प्रकार की क्रियाएं समन्वयित होती हैं ये हम देखेंगे। अब हम अपनी क्रियाओं के बारे में भी सोचते हैं, लिखना, बात करना, एक कुर्सी को घुमाना, किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना, ये सब क्या है, वॉलंटरी एक्शंस हैं, ऐच्छिक क्रियाएं। हम चाहें तो करें, नहीं चाहें तो नहीं करें, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हम वॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं, ऐच्छिक क्रियाएं हैं ये। जो आगे क्या करना है के निर्णय पर आधारित, कि भाई अब आगे मुझे क्या करना है, ठीक है ना, इस पर निर्णय आधारित है कि भाई अब मुझे ताली बजानी है तो मैं पहले सोचूंगा, तभी तो हाथ उठाऊंगा, फिर उनको ताली मारूंगा, ठीक है ना। अतः मस्तिष्क को भी पेशियों तक संदेश भेजने होते हैं, है ना। तो ये सब करने के लिए ब्रेन को क्या देने होते हैं, मसल्स तक सिग्नल्स भेजने होते हैं, है ना। यह दूसरा मार्ग है जिसमें तंत्रिका तंत्र पेशियों में संचार भेजता है। ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये मसल्स में क्या देता है, सिग्नल्स संचार करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भागों में संचार को, है ना, क्या बोलते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र सुगमता प्रदान करता है ना। इसको हम बोलते हैं परिधीय, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। यानी जो अन्य बॉडी के सिग्नल्स के द्वारा कार्य करवाता है। जो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं, है ना, मस्तिष्क से निकलने वाली क्या है, कपाल तंत्रिकाएं, मस्तिष्क से निकलने वाली
कपाल तंत्रिका तथा मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से बनाया था। तो देखो ये दो तरह की तंत्रिकाएं हो गई है ना, कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं, ठीक है ना। तो इनको मैं बताता हूँ आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं। कपाल तंत्रिकाएं को हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स है ना, और मेरु तंत्रिकाएं आपको पता ही है स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं इनको। तो क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति तथा सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है, ठीक है ना। जैसी आपको संभावना होगी, ये क्या है, एक जटिल डिजाइन है ना, जटिल अभिकल्पना, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजाइन द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जो विभिन्न आने वाले तथा जाने वाले सूचनाओं को इंटीग्रेट करने के लिए उत्तरदायी है, पूरा किया जाता है ना। तो हमारी जो ब्रेन है इसकी बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजाइन है। तो जो इनपुट सिग्नल्स हैं और जो आउटपुट सिग्नल्स हैं उनको इंटीग्रेशन का कार्य करता है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, तीन पार्ट्स की वजह से होता है। ब्रेन के तीन पार्ट हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब हम इनकी तीनों का पढ़ेंगे। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है ना, जो थिंकिंग पार्ट है इसका, वो फोर ब्रेन है। इसमें विभिन्न ग्राही से है ना, जो वेरियस रिसेप्टर्स हैं वहां से संवेदी आवेग है ना, सेंसरी इंपल्स प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं, अलग अलग रीजन्स होते हैं जो कि अलग अलग सेंसरी इंपल्सेस को ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। जैसे एक तरह से ये मानो आप पेन का अलग क्षेत्र हो गया है ना, किस चीज़ को सोचना है उसका अलग हो गया, पहचानना अलग हो गया है ना। तो ऐसे अलग अलग रीजन्स होते हैं सब चीज़ के, लॉजिक का अलग रीजन हो गया। तो फोर ब्रेन के अलग अलग क्षेत्र, सुनने है ना, हियरिंग का, सूंघने, स्मेल का, देखने का आदि के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं है ना। तो अलग अलग इसमें रीजन्स बटे हुए होते हैं फोर ब्रेन में। इसमें साहचर्य के क्षेत्र पृथक होते हैं जहां इन संवेदी सूचना, इसमें जो कोऑर्डिनेशन का जो, अब ये तो अलग अलग हो गया, फिर एक स्थान कैसा है जो कोऑर्डिनेट करता है इनको आपस में, ठीक है ना। इनमें साहचर्य के क्षेत्र पृथक होते हैं जहां इन संवेदी सूचनाओं, अन्य ग्राही से प्राप्त सूचनाओं, जो अन्य अदर रिसेप्टर्स हैं वहां से जो सूचनाएं आ रही हैं उनको, एवं पहले से मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं और जो ऑलरेडी पहले से स्टोर्ड हैं है ना। जैसे आपने कोई जानवर को देखा, गाय को देखा, ठीक है ना, तो एक उसकी पिक्चर हमारी किस पे बनी, उसकी इमेज किस पे बनी, हमारी आंखों पे बनी है ना। आंखों से वो इमेज सिग्नल्स के थ्रू कहाँ गई, ब्रेन में, फिर ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है, मिलान करता है ना। और पहले हमने गाय देख रखी हुई थी, उसकी इमेज हमारे ऑलरेडी उसमें स्टोर होती है, तो फिर हमारी जो ब्रेन है वो उससे मैच कर लेता है और कहता है हाँ ये गाय है, ठीक है ना। तो आगे ना समझे, देखो ये कि मोटा मोटा क्या है कि देखो अलग अलग जो हैं संवेदनाएं, सुनना, सूंघना, देखना है ना, इन सब के स्पेशलाइज्ड रीजन्स हैं और फिर इनको कोऑर्डिनेशन करने के लिए है ना, और अन्य रिसेप्टर से सूचना और पहले से मस्तिष्क में जो एकत्र सूचनाएं हैं उनका इंटीग्रेशन एक अलग से एक पार्ट होता है, उसमें होता है। इस सब पर आधारित एक निर्णय लिया जाता है। इस सब के आधार पर क्या लेते हैं, एक डिसीजन लिया जाता है कि अनुक्रिया तथा सूचनाएं प्रेरक क्षेत्र तक कैसे पहुंचाई जाएं, कि ये जो रिस्पॉन्स है और जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रेरक क्षेत्र है ना, मोटर रीजन, जिसको कि क्या देना है, मसल्स को सिग्नल देने हैं, कैसे पहुंचाई जाए, जो ऐच्छिक पेशी की गति को, जैसे हमारी टांगों की पेशियां है ना नियंत्रित करती हैं। जैसे माना हमने सोचा कि मुझे चलना है ना, तो ये सिग्नल किसके पास जाएगा, प्रेरक क्षेत्र से ऐच्छिक पेशियों तक जाएगा है ना, जो कि उसको गति कराएंगी हमारे पैरों को, ठीक है। हालांकि प्रकृति में कुछ संवेदन देखने और सुनने से अधिक जटिल होते हैं है ना। अब कोई जरूरी नहीं है कि हालांकि ये जो देखने और सुनने की प्रक्रिया तो क्या बहुत सरल है ना। अब कुछ चीज़ें क्या है बहुत जटिल होती हैं। जैसे हमें कैसे पता लगता है कि हम पर्याप्त भोजन खा चुके हैं है ना। अब जैसे अपन खाते जा रहे हैं तो फिर हमको एक ऐसा लगता है हाँ अब पेट भर गया है ना। हालांकि देखो हमारी उसमें जो थैली है, स्टमक जो है ना, उदर जो है, आमाशय है, उसमें और आ सकता है और भर सकते हैं हम उसको, लेकिन हमारी बॉडी सिग्नल दे देती है ना। वो सिग्नल कहाँ से जनरेट होता है, ब्रेन से जनरेट होता है, भाई अब पेट भर गया अब रहने दो, ठीक है। तो हमारा पेट भरा पूरा ही है जानने के लिए भूख से एक संबंधित एक केंद्र है जो अग्र मस्तिष्क में एक अलग भाग है, ठीक है ना। तो ये फोर ब्रेन का ही एक अलग पार्ट है। अब ये कह रहा है कि इसका जो ये मानव मस्तिष्क का जो नामांकित चित्र है इसका अध्ययन कर लो, ठीक है ना, अपने अध्यापक की सहायता से इसके अलग अलग उनका पता लगा। अब जिसमें जितना तुम्हारी दे रखा है बुक में उतना पढ़ लीजिए आप, है ना।
अच्छा, अब देखिए, आइए प्रतिवर्त शब्द का दूसरा उपयोग भी देखते हैं। जैसे कि हम प्रारंभ में चर्चा कर चुके हैं, जब हम किसी खाद्य पदार्थ को देखते हैं, हमने कोई भोजन देखा, खाने की कोई चीज़ देखी हमने, जिसे कि हम बहुत पसंद करते हैं, तो क्या वो हमारे मुंह में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है ना। ऐसे ही हार्ट बीट के बारे में, है ना, जो हमारे हृदय धड़कता रहता है, हार्ट बीट के बारे में चाहे सोचें हम चाहे नहीं सोचें, लेकिन वो ऑटोमेटिक अपना काम करता रहता है, वो धड़कता रहता है। तो हृदय स्पंदन के बारे में हम ना भी सोचें तब भी ये होगा। वास्तव में इनके बारे में सोचकर या चाहकर भी हम आसानी से हम इन क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते। अगर हम चाहें, हम सोचें कि हम मेरा हृदय धड़कना बंद कर दे, तो लेकिन ऐसे हमारे सोचने से तो नहीं होता ना। ऐसे अगर होता, संभव होता, तब तक पता नहीं कितने लोग सुसाइड कर चुके होते खाली, है ना। जैसे ही उनको कोई डिप्रेशन होता और वो सोच लेते बस कि हाँ बस मर जाऊँ मैं, है ना, मेरा ये बंद कर दे हृदय धड़कना। तो लेकिन ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये हमारी इच्छा पे आधारित नहीं, अनैच्छिक हो गया ये कार्य, इनवॉलेंट्री हो गया, है ना। ऐसे ही क्या हमें सांस लेने के लिए या भोजन को पचाने के लिए सोचना याद करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता। अतः सामान्य प्रतिवर्ती क्रिया जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन तथा सोची गई क्रिया जैसे कुर्सी खिसकाना के मध्य एक और पेशी गति का सेट है ना। अब देखो, एक तो रिफ्लेक्स हो गया, रिफ्लेक्स सिस्टम जो पढ़ा था हमने, है ना। जैसे कि हमारी पुतली पे जैसे ही प्रकाश पड़ा, पुतली क्या हो गई? बंद हो गई, आकार उसका छोटा हो गया, है ना। दूसरा हो गया, हम जानबूझ के किसी कुर्सी को खिसका रहे हैं। इनके बीच में एक सेट और है ना, और वो किसका है? इनवॉलेंट्री, जिस पर हमारे सोचने का कोई नियंत्रण नहीं है। इन अनैच्छिक क्रियाओं में से कई मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क से नियंत्रित होती हैं। तो ये जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, आगे समझ में कि इनवॉलेंट्री एक्शन जो कि हमारी इच्छा पे निर्भर नहीं करती हैं। हृदय को धड़कना है, धड़केगा ही। किडनीज को काम करना है, किडनी अपना काम करेंगी, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम को अपना काम करना है, वो करता रहेगा अपना। ये हमारी इच्छा पे निर्भर नहीं करता। तो ये सब कहाँ पे रेगुलेट होती हैं? किस जगह से? हमारे जो मिड ब्रेन है और जो हमारा हैंड ब्रेन है, उससे कंट्रोल होती हैं, है ना। तो देखो क्या आया कि जो वॉलेंट्री एक्शंस हैं, ऐच्छिक क्रियाएं, वो अग्र मस्तिष्क से, है ना, और जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं वो मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क से रेगुलेट होती हैं। ठीक है, ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, सैलिवेशन हो गया, सलाइवेशन, लार आती है, वमन, उल्टी आना, पश्चिम मस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। किसके द्वारा होती हैं? जो हमारी इस पश्चिम मस्तिष्क में एक पार्ट है, 3 है ना, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। ठीक है ना। इनके इंग्लिश और देख लेना बेटा, है ना। जैसे प्रेमस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क है, तो प्रेमस्तिष्क को सेरिब्रम बोलते हैं, अनुमस्तिष्क को सेरिबेलम बोलते हैं। ठीक है ना। मेडुला को मेडुलाई बोलते हैं अपन। ठीक है। अब है जैसे कुछ क्रियाएं, जैसे सीधी रेखा में चलना, है ना। आपने देखा होगा शराबी जो होते हैं वो सीधे नहीं चल पाते, तो इसका मतलब क्या होता है? उनका जो पश्चिम मस्तिष्क है, हाइंड ब्रेन है, उसमें जो ये वाला पार्ट है अनुमस्तिष्क, है ना, जो सेरिबेलम होता है, वो प्रभावित हो जाता है उस शराब की वजह से, तो इसलिए वो सीधी रेखा में नहीं चल पाता है। लेकिन हम सामान्यतः सीधी रेखा में चल लेते हैं, साइकिल चला लेते हैं हम। पेंसिल उठाना पर विचार करिए। पेंसिल उठाने का मतलब जैसे यहाँ ये पेन पड़ा हुआ है ना। तो अब जैसे मैं चाहूँ कि मुझे ये पेन उठाना, तो मैं सीधा, मेरा हाथ किस पे जाएगा? पेन पे ही जाएगा, है ना। और कई तुमने देखा होगा पेन यहाँ पड़ा हुआ और वो ऐसे जो है ना, ऐसे यहाँ या यहाँ पे इस जगह पे हाथ डाले, इसका मतलब उसका ब्रेन का कौन सा पार्ट काम में नहीं कर रहा? कौन सा पार्ट काम में नहीं कर रहा? अनुमस्तिष्क जो है, ठीक है ना, सेरिबेलम जो है वो कार्य नहीं कर रहा है ढंग से। तो इन सभी क्रियाओं के लिए, है ना, ये पश्चिम मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क सेरिबेलम द्वारा ही संभव है। तो हम जो सीधी रेखा में चलते हैं, साइकिल चला पाते हैं, है ना, किसी वस्तु को उठा पाते हैं, हम उसी जगह पे पकड़ते हैं हम उसको जाके, है ना, ये सब अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव है। जो ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि, है ना, उनका प्रिसीजन तथा शरीर की स्थिति, है ना, शरीर की जो पोस्चर होती है तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। कल्पना कीजिए कि हम इनके बारे में नहीं सोच रहे हैं और ये सभी घटनाएं काम करना बंद कर दें, तो क्या होगा? बॉडी फंक्शनिंग बंद हो जाएगी। ठीक है ना। तो बॉडी के अंदर हर पार्ट का अपना अलग अलग एक योगदान है। ठीक है। अब इसमें है कि ये जो ऊतक हैं हमारे ब्रेन के, है ना, और तंत्रिका तंत्र जो है, ये कैसे प्रोटेक्टेड होता है, कैसे रक्षा होती है इसकी, है ना। तो जो हमारा ये ब्रेन है, मस्तिष्क
की तरह कोमल अंग जो विविध क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक हैं कि सावधानीपूर्वक क्या होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए। इसके लिए शरीर की जो डिज़ाइन है वो इस प्रकार है कि मस्तिष्क जो है ये एक हड्डियों के बॉक्स में स्थित होता है ये, ठीक है ना। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारा है ना, एक ये फ्लूइड का ब्रेन वो है, एक फ्लूइड का बैलून है ना, इसमें तरल भरा हुआ, इसमें फिर ये हमारा ब्रेन इस तरह से है, ठीक है ना। तो एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशोषक उपलब्ध कराता है ना। प्रघात अवशोषक का मतलब क्या हो गया कि अगर इस पर क्या हो, चोट लग जाए तो उससे क्या नहीं होगा, उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। शॉक एब्जॉर्बिंग, शॉक का क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है वो। यदि आप अपने हाथ को, और फिर दूसरा तो देखो ब्रेन की प्रोटेक्शन तो किससे मिल गया है ना, कि इसकी जो हमारी ये जो खोपड़ी है, ये इसके अंदर ये जो ब्रेन है एक गुब्बारे नुमा एक संरचना में स्थित होता है जिसके अंदर चारों तरफ क्या भरा रहता है, तरल भरा रहता है, द्रव भरा रहता है जो उसको शॉक प्रूफ देता है, शॉक एब्जॉर्प्शन दे देता है उसको, ठीक है। फिर दूसरा है तंत्रिका। तंत्र का दूसरा पार्ट क्या है, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु कहाँ पे है, देखो जो रीढ़ की हड्डी होती है तो इसमें गुटके से नजर आते हैं ना, आप हाथ फिराओगे तो कठोर जो है ना गुटके, उनके बीच में ये एक जैसे तार होते हैं ना बिजली के, उसमें प्लास्टिक की जो ऊपर पीवीसी चढ़ी रहती है उसके अंदर तार होते हैं तांबे के, तो वैसे ही ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी के जो गुटके हैं इनके बीच में, इनके मध्य में है ना विभिन्न तंत्रिकाओं की जो टिश्यूज होते हैं है ना, ऊतक होते हैं, वो रन करते हैं, वो उसमें से होके निकलते। तो इसके द्वारा रीढ़ की हड्डी के द्वारा हमारे मेरुरज्जु को क्या की जाती है, सुरक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। तो यही इसमें बताया गया है। अब है तंत्रिका ऊतक कैसे कार्य करता है, यानी तंत्रिका ऊतक को कैसे क्रिया करता है ये। अब तक हम तंत्रिका ऊतक की चर्चा कर रहे थे। यह कैसे सूचना इकट्ठी करता है, इन्हें शरीर में भेजता है, सूचनाओं को कैसे प्रोसेस करता है, सूचनाओं के आधार पर कैसे निर्णय लेता है, और पेशियों तक जो हमारी मसल्स हैं वहां तक क्रिया करने के निर्णय को कैसे ये ट्रांसपोर्ट करता है ना। दूसरे शब्दों में जब क्रिया या गति संपन्न होती है, पेशी ऊतक अंतिम काम करते हैं है ना। तो किसको है ना, लास्ट काम किसको करना पड़ता है, मसल्स टिश्यू को करना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे आपने निर्णय लिया कि मुझे अपना हाथ उठा के और चींटी को गिराना है, तो लास्ट काम किसने किया, पेशियों ने किया, हाथ की मांसपेशियों ने किया, और हमने चींटी को क्या कर दिया, गिरा दिया, ठीक है ना। तो ये पेशी ऊतक द्वारा अंतिम काम किया जाता है। जंतु पेशी जो एनिमल टिश्यूज जो वो कैसे गति करते हैं, यह तंत्रिका आवेग पेशी तक कैसे पहुंचता है ना। जब तंत्रिका आवेग पेशी तक पहुंचता है तो पेशी को गति करनी चाहिए। एक पेशी कोशिका कैसे गति करती है, जो मस्कुलर सेल है वो कैसे मूव होती है। कोशिकीय स्तर पर गति करने के लिए सबसे सरल धारणा है कि पेशी कोशिकाएं अपना क्या बदल लें, आकार बदल के गति करती हैं, है ना। तो जो ये मस्कुलर सेल्स होती हैं, मसल सेल्स जो होती हैं, ये इन कोशिकाओं का क्या होता है, आकार बदलता है। तो आकार यानी आकार बदलने का मतलब क्या है, सिकुड़ जाएं या फैल जाएं, ठीक है ना। तो ऐसा समझो जैसे सिकुड़ती हैं तो हम हाथ को ऊपर उठा लेते हैं, तनाव आ जाता है, नहीं आता है, ठीक है ना। तो उस तरह से ये गति संपन्न होती है। अतः आगामी प्रश्न है कि पेशी कोशिकाएं आकृति बदलती कैसे हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है बेटा, विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। इन जो मसल सेल्स होती हैं हमारी, पेशी कोशिकाएं जो होती हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के विशिष्ट प्रकार के क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो जब उनको सिग्नल मिलता है तो वो जो प्रोटीन्स हैं वो रीस्ट्रक्चर होते हैं, उनकी आकृति क्या होती है, बदल जाती है, ठीक है ना। इसका उत्तर कोशिकीय अवयव के रसायन में निहित है, जो उसका सेलुलर जो केमिस्ट्री है उसमें निहित है। पेशी कोशिकाओं में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो उनकी आकृति तथा व्यवस्था दोनों को ही बदल देती है। कोशिका में यह तंत्रिका विद्युत आवेग की अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है। जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आता है इसके पास, मसल सेल के पास, किसके द्वारा, न्यूरॉन्स के द्वारा, उसके रिस्पॉन्स में ये घटना होती है। तो जब ये घटना होती है तो इन प्रोटीन की नई व्यवस्था पेशी को नई आकृति प्रदान कर देती है, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं पादपों में समन्वय, कि प्लांट्स के अंदर कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। अब देखो अपन ने देखा कि जंतु के पास तो क्या है, तंत्रिकाएं हैं और मांसपेशियां हैं, लेकिन प्लांट्स के पास तो ऐसा नहीं है,
लेकिन फिर भी प्लांट्स क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है ना। सिंपल उदाहरण सबसे पहला किसका है, छुई मुई का। तो ये प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्स करते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है ना। शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए जंतुओं में तो तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन पादपों में ना तो तंत्रिका तंत्र है और ना ही पेशियां। अतः वे जो इस उद्दीपन के प्रति, उद्दीपन का मतलब होता है स्टिमुलाई, कोई भी स्टिमुलाई देते हैं, उद्दीपन का मतलब किसी चीज के द्वारा हम उसको उत्तेजना देते हैं, के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं। तो ये जो प्लांट्स होते हैं वो, तो जब हम छुई मुई के पादप की पत्तियों को छूते हैं तो वे मुड़ना प्रारंभ कर देती हैं तथा नीचे झुक जाती हैं। जब एक बीज अंकुरित होता है तो जड़ें नीचे की ओर जाती हैं और तना ऊपर की ओर आता है। जानते हो क्या होता है, छुई मुई की पत्तियां टच के रिस्पॉन्स में बहुत तेजी से गति करती हैं। इस गति से वृद्धि का कोई संबंध नहीं है ना। अब ये जो छुई मुई की पत्ती को हमने छुआ और उस टच के रेस्पॉन्स में उसने क्या, वो पत्तियां क्या हो गई, सिकुड़ गई, तो ये कोई वृद्धि से संबंधित गति थोड़ी है ना। दूसरी ओर जो नवोद्भिद है ना, सीडलिंग जो होता है उसकी जो डायरेक्शनल ग्रोथ होती है ना, दूसरी ओर नवोद्भिद की जो डायरेक्शनल ग्रोथ है जिससे गति वृद्धि के कारण होती है। यदि इसकी वृद्धि को किसी प्रकार रोक दिया जाए तब यह कोई गति प्रदर्शित नहीं करेगा। अतः पादप की दो भिन्न गतियां दर्शाते हैं, है ना। तो एक तो होती है ग्रोथ पे आश्रित होती है और दूसरी उसकी वृद्धि से क्या होती है, उसकी ग्रोथ से मुक्त होती है, ठीक है ना। तो अब वो दूसरी वाली के लिए और इस पहली वाली दोनों गतियां कैसे संपन्न होती हैं पादपों में, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो चित्र है किसका, छुई मुई का पौधा है ये, है ना। देखो जैसे ही हमने टच किया, तो ये तो टच नहीं कर रखा, जैसे टच किया तो ये पत्तियां क्या हो गई, इसकी सिकुड़ गई, है ना। विद इन सेकेंड सिकुड़ जाती हैं। और अगर आप जरूरी नहीं है कि आप यहीं टच करो, इस जगह पे भी आप टच कर दोगे, है ना, ये जो डंठल जो है यहाँ टच करोगे तो भी ये सिकुड़ जाएंगी। इसका मतलब ये भी बहुत फास्ट रिस्पॉन्स देता है। उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया। आइए पहले प्रकार की गति पर विचार करते हैं, जैसे छुई मुई के पौधे की गति। क्योंकि यह वृद्धि से संबंधित नहीं है, पादप को स्पर्श की अनुक्रिया के फलस्वरूप अपनी पत्तियों में गति करनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई तंत्रिका ऊतक नहीं है और न ही ऐसी कोई पेशी ऊतक है यहाँ पे। फिर पादप कैसे सेंसेशन करता है, स्पर्श को कैसे डिटेक्ट करता है वो, और कैसे रिस्पॉन्स देता है ना, और किस प्रकार अनुक्रिया में पत्तियां गति करती हैं, रिस्पॉन्स में जो पत्तियां वो कैसे गति करती हैं। तो यदि हम इस पर विचार करें तो पौधे को किस बिंदु पर छुआ जाता है और पौधे के किस भाग में गति होती है, यह आभासी है कि, है ना, ये हमको दिखता है कि ये अपेरेंट है कि स्पर्श वाला बिंदु तथा गति वाला बिंदु दोनों भिन्न हैं। यानी टच तो हमने किया यहाँ और गति कहाँ हो रही है, यहाँ पे हो रही है, ठीक है ना। तो ये क्या है, दोनों भिन्न हैं। अब जहाँ टच किया वो जगह अलग है, जहाँ एक्शन हो रहा है वो जगह अलग है। इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है सूचना का क्या हो रहा है, संवहन हो रहा है। अतः स्पर्श होने की सूचना संचरित होनी चाहिए। पादप इस सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचरित करने के लिए विद्युत रसायन साधन का उपयोग भी करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल एपरेटस का प्रयोग करते हैं ये। लेकिन जंतुओं की तरह पादप में सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्टीकृत ऊतक नहीं होते, कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होते इस चीज के लिए। बस एक केमिकल के थ्रू ये चीजें, एक केमिकल रिलीज होता है कि एक केमिकल बनता है जिसकी वजह से ये गतियां संभव हो पाती हैं। अंत में जंतुओं की तरह ही गति करने के लिए कुछ कोशिकाओं को अपनी आकृति बदल लेनी चाहिए, है ना। अब ये गति कर रही है, ये सिकुड़ रही है, तो इसका मतलब कोशिकाओं में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। तो अब ये कैसे होता है ना, तो ये होता है जल की वजह से, है ना। तो पत्तियों में अगर जल की मात्रा कम ज़्यादा होती है तो ये सिकुड़ती और फैलती हैं, है ना। अगर जल की मात्रा कम हो गई तो पत्ती क्या हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। जल की मात्रा बढ़ गई तो वापस से क्या हो जाएगी, वो फैल जाएगी, ठीक है ना। तो यही हुआ ना कि इसमें इस तरह से सिग्नल मिलता है इसको, है ना, एक तरह से कि इसमें से जल वापस ऊपर की ओर खिंच जाता है। तो जल के खिंचने से क्या हुआ, ये पत्तियां सिकुड़ गई हैं। फिर जैसे ही कुछ देर बाद मिलेगा भाई, हाँ अब कोई नहीं है गया यहाँ से, जो भी छूने वाला था वो, है ना, तो ये वापस से जल इसमें आने लगेगा और ये पत्तियां वापस से इस स्टेज में, ऐसी कंडीशन में आ जाएंगी, ठीक है। तो पादप कोशिकाओं में जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह विशिष्टीकृत प्रोटीन तो नहीं होती, अपितु वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके, है ना, देखो इसमें स्पेशलाइज्ड एनिमल टिश्यूज की तरह कोई स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स नहीं होती हैं इसमें, लेकिन किसकी मात्रा में परिवर्तन करके, जल की मात्रा में।
लेकिन वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती हैं। तो ठीक है ना, तो प्लांट सेल्स जो हैं, पादप कोशिकाएं कैसे अपना आकार बदलती हैं? जल की मात्रा में परिवर्तन करके, ठीक है ना। परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने में उनका आकार बदल जाता है, ठीक है। अच्छा, अब है वृद्धि के कारण गति, है ना, ग्रोथ की वजह से जो मूवमेंट होता है वो। मटर के पौधे की तरह कुछ पादप दूसरे पादप पर, है ना, जैसे मटर मान लो, या जैसे फलियां होती है ना, सेम की फली हो गई, तो इनकी क्या होती है? बेल होती है इनकी, है ना, सेम हो गई। या जैसे लौकी होती है, लौकी हुआ और कद्दू हुआ, तो इनकी बेल चढ़ जाती है ना, आपने देखा गांव में जो छान होती है उन पर चढ़ जाती हैं, ठीक है ना। तो बेल, और उसमें वो इस तरह से देखा होगा आपने, वो पतली पतली सी ऐसे वो कोई डाली मिलती तो उस पर ऐसे घेरा बना लेती हैं, है ना। इनको टेंड्रिल्स बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं इनको? टेंड्रिल्स, है ना। हिंदी में प्रतान बोलते हैं इन्हें। तो मटर के पौधे की तरह के कुछ पादप, तो मटर के पौधे की तरह के कुछ पादप का तुम मटर से तुम मत कंपेयर करो, आप इसको किससे करो? जैसे सेम की फली की बेल हो गई, है ना, लौकी की बेल हो गई, कद्दू की बेल हो गई, जो किसी दूसरे पौधे पे या किसी सपोर्ट पे क्या होती है? चढ़ जाती हैं, ठीक है ना। दूसरे पादप या फेंस, बाड़ जो होती है ना, फेंसिंग पर प्रतान की सहायता से, टेंड्रिल्स की सहायता से। टेंड्रिल क्या होगा? जो पतली पतली सी वो जो है ना, आपने देखा होगा ऐसे घेरा बना लेती है वो, है ना, उसका बेल का जो धागा सा बन जाता है ना, की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। ये जो टेंड्रिल्स हैं स्पर्श के लिए संवेदनशील हैं, टच के प्रति क्या है? सेंसिटिव हैं। जब ये किसी आधार के देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, जब ये किसी आधार के संपर्क में आते हैं, जब किसी बेस के संपर्क में जब ये आती हैं टेंड्रिल्स, तो क्या होता है? टेंड्रिल का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में है उतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं करता जितना प्रतान का वह भाग जो वस्तु से क्या रहता है? दूर रहता है। इस कारण प्रतान वस्तु को चारों ओर से जकड़ लेता। अब देखो ये थोड़ा सा समझो, ऐसे समझो आप इसको कि ये माना कोई लकड़ी है ना, आधार है ये कोई, ठीक है ना, लकड़ी है, ठीक है, और इस पे ये वो चढ़ रही है, बेल चढ़ रही है ना, बेल का जो आगे का हिस्सा होता है ना, इस तरह से, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये इस पर चढ़ गई है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो इसके पास वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा क्या हो गया? इधर की तरफ वाला क्या हो गया? दूर का हिस्सा हो गया। तो ये जो दूर वाला हिस्सा है ये ज़्यादा वृद्धि करता है बजाय इसके चिपके हुए हिस्से के, है ना। यानी इसका चिपका हुआ जो हिस्सा है उसके बजाय ये जो दूर वाला हिस्सा है इधर की तरफ का, लेफ्ट साइड का, ये ज़्यादा वृद्धि करता है ना। अब तुम सोचो, एक चीज में एक ही चीज है, इस वाले हिस्से में कम वृद्धि हो रही है और इस वाले हिस्से में ज़्यादा वृद्धि हो रही है, तो ये ऐसे सिकुड़ जाएगा? नहीं सिकुड़ जाएगा, ऐसे सिकुड़ जाएगा। तो इस तरह से फिर ये इस पे ऐसे चक्कर लगा के ऐसे घेरा बना के चढ़ना शुरू कर देती है, ठीक है ना। इस तरह से ये घेरा बन के आगे चढ़ना शुरू कर देती है, ठीक है। इस कारण प्रतान वस्तु को चारों ओर से जकड़ लेता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है जैसे ये कोई वो है ना, लकड़ी वगैरह जैसी हो गई, ये जो है ना आपकी बेल का प्रतान हो गया, टेंड्रिल हो गया, तो इसके जस्ट जो चिपका हुआ भाग है इसमें वृद्धि कम होती है, और जो दूसरी तरफ का भाग है इसका, ये वाला, इसमें वृद्धि ज़्यादा होती है। तो इस वजह से ये फिर इसको ऐसे जकड़ना शुरू कर देती है, ठीक है ना। यही इसमें समझाया गया है। आमतौर पर पादप धीरे से एक निश्चित दिशा में गति करके उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। क्योंकि यह वृद्धि दिशिक है, डायरेक्शनल है, अतः इससे ऐसा लगता है कि पादप क्या कर रहा है? गति कर रहा है। आइए इस प्रकार की गति को उदाहरण की सहायता से समझते हैं। ये देखिए, ये एक एक्टिविटी है, इसमें एक शंकु फ्लास्क को जल से भर लीजिए। ये जो शंकु फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क, इसमें पानी भर लिया हमने। फ्लास्क की ग्रीवा, ये जो इसकी गर्दन है, इस पे तार के इस पे एक जाली रख दी तार की, और फिर इस पे 2-3, इसमें तो एक ही लिख रहा है ना, तो इंग्लिश की बुक में 2 और 3 है ना, 2-3 ताजा सेम के पौधा, सेम के क्या रख दिए? पौधे रख दिए इस पे। तार की जाली पर इस प्रकार रख दीजिए कि उसकी जड़ें किसमें हो जाए, यानी सेम के पौधे रख दिए इस पे 2-3, तो जड़ कहाँ जाएंगी? नीचे जाएंगी इस पानी में, ठीक है ना। जड़ें क्या रहें? जल से भीगी रहें। एक और खुला हुआ गत्ते का बॉक्स लिया, ये देखो ये गत्ते का बॉक्स है, इधर की तरफ से खुला हुआ है, जिधर से खिड़की में से क्या आ रहा? प्रकाश आ रहा है, ठीक है ना। फ्लास्क को बॉक्स में इस प्रकार रखिए कि बॉक्स की खुली साइड खिड़की की ओर हो, जहां से प्रकाश आ रहा है।
2-3 दिन बाद हम देखेंगे कि प्ररोह, अब देखो इसमें दो चीज़ें, प्ररोह और जड़, है ना। तो प्ररोह किसको बोलते हैं? शूट को बोलते हैं, है ना। और ये जो नीचे जो रूट जड़ होती है इनको क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं हम। तो इसका जो ऊपर का हिस्सा है, जो शूट जो है, प्ररोह जो है, वो प्रकाश की ओर झुक जाता है, इधर की तरफ, जिधर से प्रकाश आ रहा है उधर मुड़ जाता है। जैसे सूरजमुखी का पौधा होता है वो भी तो मुड़ जाता है ना, वैसे ही, ठीक है ना। तो प्ररोह जो है, इसका ऊपर का जो हिस्सा है, शूट जो है, वो प्रकाश की ओर झुक जाता है, तथा जड़ क्या होती है? प्रकाश से दूर चली जाती है। देखो ये देखो आप, जड़ इधर लेफ्ट में जा रही है और ये जो शूट है ये राइट में जा रहा है, प्रकाश की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। अगर इसको उल्टा कर देंगे हम, ठीक है ना, क्या कर देंगे, यानी जड़ को तो किधर की तरफ कर दो? प्रकाश की तरफ कर दो, और जो शूट है इसको किसकी तरफ कर दो? अंधेरे की तरफ कर दो, तो इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। यही इसमें समझाया गया है, ठीक है। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि पौधा जो होता है उसमें जो तना होता है वो तो ऊपर की ओर वृद्धि करता है, जड़ कहाँ करती है? नीचे की ओर करती है। देखो ये प्रकृति ने कितनी प्यारी व्यवस्था बनाई है ना। पर्यावरण प्रेरण जैसे प्रकाश या गुरुत्व पादप की वृद्धि वाले भाग में दिशा परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है ना। ये जो प्रकाश है और जो ग्रेविटी है ना, ये पौधे की जो वृद्धि करने वाले भाग हैं उनमें डायरेक्शनल चेंज ला देते हैं। ये दिशिक या अनुवर्तन गतियां उद्दीपन की ओर या इसके विपरीत दिशा में हो सकती हैं। अतः इन दो विभिन्न प्रकार की प्रकाशानुवर्तन गतियों में, है ना, प्रकाशानुवर्तन गतियों में प्ररोह प्रकाश की ओर, जो शूट होता है वो तो लाइट की ओर मुड़कर रिस्पॉन्स देता है, और जड़ जो है उससे दूर मुड़कर रिस्पॉन्स देती है। यह पादप की सहायता कैसे करता है? तो बेटा इसी से देखो, क्योंकि जो शूट है, जो प्ररोह है, उसको तो ऊपर जाना है, क्योंकि उसमें क्या होती है? पत्तियां होती हैं, तो पत्तियों से ही तो भोजन बनता है, क्योंकि धूप मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? ऊपर की ओर मिलेगी, उसे खुले आसमान में मिलेगी। तो इसलिए शूट तो कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर, आसमान की ओर जा रहा है। और जड़ें कहाँ जा रही हैं? नीचे की ओर जा रही हैं, धरती, क्योंकि जड़ों को क्या करना है? धरती में से जल ग्रहण करना है ना, मिनरल्स को ग्रहण करना है। देखो प्रकृति ने कितनी प्यारी व्यवस्था बनाई है, ठीक है ना। तो जो शूट है वो ऊपर की ओर बढ़ता है ताकि पत्तियां खुले आसमान में से क्या ले सकें? सूरज की धूप ले सकें। जड़ जो है वो कहाँ बढ़ती है? धरती में बढ़ती है, विपरीत दिशा में बढ़ती है ना। कल्पना करो अगर जड़ ऊपर जाती और तना नीचे जाता तो सब कुछ गड़बड़ हो जाती ना। यस, ठीक है। पादप अन्य उद्दीपनों के लिए भी अनुक्रिया करके अनुवर्तन दिखाते हैं। एक पादप की जड़ सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है, जबकि प्ररोह प्राय ऊपर की ओर तथा पृथ्वी से दूर वृद्धि करते हैं। यह प्ररोह तथा जड़ में क्रमशः ऊपरीगामी तथा अधोगामी, अपवार्ड और डाउनवार्ड। तो प्ररोह तो कैसे जा रहा है? अपवार्ड जा रहा है, और जड़ कैसे जा रही है? डाउनवार्ड जा रही है ना। वृद्धि पृथ्वी या गुरुत्व के खिंचाव की अनुक्रिया, है ना। तो ये पृथ्वी बोल दो या गुरुत्व के अट्रैक्शन की ये जो रिस्पॉन्स है, इसी को हम क्या बोलते हैं? जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं, है ना। जैसे उसको अभी प्रकाशानुवर्तन देखा था हमने, इसका मतलब क्या? फोटोट्रॉपिज्म है ये, है ना। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब यानी शूट जो है वो प्रकाश की ओर वृद्धि करेगा और जो रूट है वो प्रकाश के विपरीत करेगी। वैसे ही गुरुत्वानुवर्तन क्या हो गया? जियोट्रॉपिक क्या हो गया? कि जो शूट है वो ऊपर की ओर और जो रूट है वो अधोगामी, नीचे की ओर, है ना। ऐसे ही यदि जल का अर्थ पानी तथा रसायन का अर्थ रासायनिक पदार्थ हो तो जलानुवर्तन हाइड्रोट्रॉपिक, है ना। जलानुवर्तन का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोट्रॉपिक। और दूसरा क्या है? ये रसानुवर्तन, है ना। रसानुवर्तन का क्या हो गया? कीमोट्रॉपिक, ठीक है ना। रसानुवर्तन का क्या हो गया? कीमोट्रॉपिक हो गया। एक सेकंड बेटा, है ना। हाँ, तो पानी को हाइड्रो बोलते हैं और रसायन को क्या बोलते हैं? हम कीमो बोलते हैं, है ना। तो वो हाइड्रोट्रॉपिज्म हो गया, है ना, और ये कैसा हो गया? कीमोट्रॉपिज्म हो गया। क्या हम इस प्रकार की दिशिक वृद्धि गतियों के उदाहरणों के बारे में विचार कर सकते हैं? हाँ, जैसे इसमें बताया है रसायनुवर्तन का, है ना। कीमोट्रॉपिज्म का एक उदाहरण ये बताया है कि जो पराग नलिका होती है
है ना, जो पॉलन ट्यूब होती है, जो पौधे का जो फूल होता है उसके अंदर एक पॉलन ट्यूब होती है, ठीक है ना, वो किसकी ओर जाती है, बीजांड की ओर जाती है ना, वो ओव्यूल की ओर गति करती है। तो एक तरह से ये किसका उदाहरण हो गया, कीमोट्रोपिज्म का उदाहरण हो गया, रसानुवर्तन का उदाहरण हो गया। तो देखो कि कौन कौन से हो गए आपके, पहला प्रकाशानुवर्तन, यानी प्रकाश के रिस्पॉन्स में पौधे की गति, तो उसमें जो शूट है वो प्रकाश की ओर, रूट जो है वो प्रकाश के विपरीत। प्रकाशानुवर्तन के बाद फिर क्या हो गया, गुरुत्वानुवर्तन, जियोट्रोपिज्म, इसमें क्या हो गया, शूट ऊपर की ओर, ऊपरीगामी, है ना, और रूट क्या हो गई, अधोगामी, डाउनवर्ड हो गई। फिर ऐसे ही हाइड्रोट्रोपिज्म और कीमोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म का भी उदाहरण आप कर सकते हो, है ना, जैसे जैसे समझो ये आपने कोई एक वो ले लिया, बर्तन ले लिया, ठीक है ना, और इसमें क्या है, ऐसे समझो कि ये सूखा है बिल्कुल, ठीक है ना, ये क्या है, बिल्कुल सूखा, ड्राई है, ठीक है ना, और यहाँ पे एक पौधा हमने लगा दिया, इसमें पौधा रोपित कर दिया इस तरह से, ठीक है ना, और ये उसकी जड़ है ना, और किसी विधि से आप यहाँ ट्यूब के द्वारा इसमें इस जगह पानी डाल दो यहाँ पे, है ना, तो ये ऑटोमेटिक कुछ समय बाद ये जो जड़ है ये इधर की तरफ पानी की ओर गति करने लग जाएंगी। तो इसको क्या बोलते हैं हम, जलानुवर्तन बोलते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं। ऐसी कीमोट्रोपिज्म का उदाहरण क्या हो गया कि जो पौधे के अंदर, है ना, जो फूल होता है उसका, उसके अंदर जो पॉलन ट्यूब होती है, पराग नलिका जो होती है, वो बीजांड की ओर गति करती है, तभी तो जाके फिर वहाँ पे क्या होना है, उनसे उसकी उत्पत्ति होनी है, ठीक है ना, फल की उत्पत्ति होनी है। फूल से क्या बनता है, फल बनता है ना, तो वो ओव्यूल की तरफ गति करता है, जिसके बारे में अधिक जानकारी आगे जनन वाले में पढ़ेंगे हम। अब ये कह रहे हैं, आइए हम इस पर विचार करते हैं कि जो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज्म हैं, इनके शरीर में सूचनाएं किस प्रकार से जाती हैं। छुई मुई में स्पर्श की अनुक्रिया की गति बहुत तीव्र है। दूसरी ओर रात दिन की अनुक्रिया में पौधे की गति क्या है, मंद है। जैसे छुई मुई का पौधे को जैसे पत्तियों को टच किया तुरंत सिकुड़ जाएंगी, है ना, लेकिन सूर्य की प्रकाश की ओर पौधे को मुड़ने में क्या लगेगा, समय लगेगा। समझ गए ना बात, ठीक है। तो कुछ गतियां क्या है, तीव्र हैं, कुछ गतियां क्या है, मंद हैं, है ना। पादप की वृद्धि संबंध जो गतियां होती हैं वो क्या होती है, मंद होती है, क्योंकि पौधे की जो वृद्धि होती है वो हमको बहुत धीरे धीरे बढ़ता है पौधा, ठीक है ना। देखो ये बहुत ही अच्छा है। अब ये जो आगे का इस पेज के अंदर जो ये कंटेंट दिया गया है ये बहुत अच्छा कंटेंट है, इसको अपन आराम से पढ़ेंगे। जंतु शरीर में भी वृद्धि के लिए सावधानी पूर्वक नियंत्रित दिशाएं होती हैं ना। तो अब जैसे हमारी हाथ है, उंगलियां हैं, है ना, तो एक निश्चित दिशा में ये बढ़ती हैं, थोड़ी कि भाई इधर बढ़ गई उधर बढ़ गई, हैब्जर्डली नहीं बढ़ती है। हमारी भुजा और उंगलियां यादृच्छ ना होकर, हैब्जर्ड ना होकर, इधर उधर गति ना करके निश्चित दिशा में वृद्धि करती हैं। नियंत्रित गति मंद, ये जो कंट्रोल्ड मोशन है ये मंद या तीव्र हो सकती है। यदि उद्दीपन के लिए तीव्र अनुक्रिया होती तो सूचनाओं का स्थानांतरण भी तीव्र होना चाहिए। इसके लिए तीव्र गति से चलने के लिए संचरण का माध्यम होना चाहिए, और तीव्र गति के लिए इसके लिए विद्युत आवेग उत्तम साधन है। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो बहुत तेजी से गति करता है, लेकिन विद्युत आवेग के उपयोग की सीमाएं हैं, और वो सीमा क्या क्या है, देखो दो सीमा बताएंगे। कि पहली बात तो ये है कि ये जो विद्युत आवेग है केवल उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचेगा जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी हुई हैं, और तंत्रिका ऊतक पूरी बॉडी में फैले हुए नहीं है, है ना। जंतु शरीर की प्रत्येक कोशिका तक नहीं है ये, ठीक है ना। जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं ये जंतु की जो प्रत्येक कोशिका है वहां तक इनकी पहुंच नहीं है। दूसरी बात, एक बार अगर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनित हो गया, जनरेट कर दिया कोशिका ने और उसको ट्रांसमिट कर दिया, संचरित कर दिया, तो वापस से रिसेट होने में, नया आवेग जनित करने में और उसे ट्रांसफर करने में कोशिका को फिर से अपनी कार्यविधि को सुचारू करने के लिए कुछ समय लगेगी। उसको रीसेट होने में क्या लगता है, कुछ टाइम लगता है, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में कोशिकाएं सतत विद्युत आवेग न जनित और न ही संचरित कर सकती हैं। तो कंटिन्यूअसली जो एनिमल सेल्स हैं वो ना तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स पैदा कर सकती हैं और ना ही उसको ट्रांसमिट कर सकती हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अधिकांश बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनाइज्म हैं, वो कोशिकाओं के मध्य संचार के लिए अन्य साधनों का उपयोग करते हैं। अन्य साधनों का उपयोग करते हैं। हम पहले ही रासायनिक संचरण का संदर्भ दे चुके हैं, है ना।
जो केमिकल मेथड, और वो कौन सी होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, है ना, अगले वाले उसमें अगले पेज पे पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है। यदि एक विद्युत आवेग जनित करने के अलावा उद्दीपित कोशिकाएं एक रासायनिक यौगिक निर्मोचित करना प्रारंभ कर दें, है ना, यानी जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स करने वाली एक विद्युत आवेग जनित करने के अलावा ये जो उद्दीपित कोशिकाएं हैं, है ना, ये क्या करना और शुरू कर दें, एक केमिकल यौगिक को निर्मोचित करना, है ना, उसको छोड़ना शुरू कर दें, जो तो यह यौगिक आसपास की सभी कोशिकाओं में विस्तृत हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, है ना। जहाँ पे तंत्रिका कोशिकाओं की पहुँच नहीं है वहाँ भी ये केमिकल तो पहुँच ही सकता है ना। यदि आसपास की अन्य कोशिकाओं के पास इस यौगिक को संसूचित करने के साधन हों तो उसकी सतह पर विशेष अणुओं का उपयोग करके वे सूचनाओं का अभिज्ञान रिकॉग्नाइज करने के योग्य होंगे तथा इन्हें संचारित भी करेंगे। तो ये केमिकल मोड ऑफ ट्रांसफर हो गया। अब ये कह रहा है कि ये जो केमिकल मेथड है, ठीक है ना, रिस्पॉन्स का जो केमिकल मेथड है, रासायनिक जो विधि है, ये बहुत धीमी है ना, लेकिन इसका फायदा क्या है, ये हर जगह तक पहुंच जाती है, ठीक है ना। हालांकि यह प्रक्रम बहुत धीमा होगा, लेकिन यह तंत्रिका संबंधन के बिना भी, है ना, बिना उसके न्यूरल नेटवर्क के भी ये शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचेगा तथा इसे अपरिवर्तित तथा स्थायी बनाया जा सकता है। बहुकोशिकीय जंतु द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय के लिए प्रयुक्त ये हार्मोन, है ना, तो आगे ना देख लो, ये हार्मोन क्या होते हैं, ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो ये हार्मोन हमारी आशा के अनुरूप डाइवर्सिटी भी दिखाते हैं। विभिन्न प्रकार के हार्मोन विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। विविध पादप हार्मोन जो है वो वृद्धि के लिए, विकास के लिए तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। इनके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है ना। अब पौधे के अंदर मान लो चाहे जंतु के अंदर मान लो, हार्मोन बन तो रहा है एक जगह पे और उसको जाना कहाँ है, दूसरी जगह तक जाना है, ठीक है ना। और ये किसकी वजह से, साधारण विसरण के द्वारा वे क्रिया क्षेत्र तक पहुंच जाते। तो प्लांट्स के अंदर किसके द्वारा पहुंच जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज के अंदर डिफ्यूजन के द्वारा ये पहुंच जाते हैं, है ना। जैसे हमारी बॉडी के अंदर कुछ को तो ब्लड में चला जाता है, कुछ ग्रंथियों का जो स्राव होता है वो किसमें, सीक्रीशन जो होता है वो ग्रंथियों ब्लड के थ्रू चला जाता है, कुछ वो क्या करती हैं, नलियों के द्वारा जाता है, ठीक है ना। आइए अब हम एक उदाहरण लेते हैं जो हम पहले कर चुके हैं। जब वृद्धि करता पादप प्रकाश को डिटेक्ट करता है, संसूचित करता है, तो एक हार्मोन, अब देखो इसमें बहुत मजेदार चीज दिखा रखी है ना, कि पौधा वृद्धि करता है तो उसके लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। वृद्धि में भी देखा होगा आपने कि ऊपर की ओर वृद्धि, फिर होती है उसकी तने की मोटाई में वृद्धि, ठीक है ना। तो अलग अलग प्रकार की चीजों के लिए अलग अलग कौन कौन से हार्मोन रेस्पॉन्सिबल हैं। तो जब वृद्धि करता हुआ पादप प्रकाश को डिटेक्ट करता है, एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं, यह प्ररोह के अग्रभाग जो उसका शूट है उसके ऊपर के हिस्से में, अग्रभाग टिप जो होता है उसमें बनता है ये। तो ऑक्सिन कहाँ बनता है, जो पौधे की टुगली होती है, शुरू ऊपर का जो हिस्सा होता है यहाँ बनता है। तभी तो आपने देखा होगा ऊपर वाला हिस्सा गति करता चला जाता है, इसमें बहुत जल्दी कोशिकाओं का क्या होता है, डिवीजन होता है, ये ऊपर बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो ये ऑक्सिन होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई वृद्धि में सहायक है, ठीक है ना। ये कोशिकाओं की लंबाई में क्या करता है, वृद्धि करता है, इसलिए पौधे की क्या होती है, लंबाई बढ़ती चली जाती है। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है ना। अब देखो प्रकाश से मुड़ता कैसे है, वही चीज हो गई जैसे वो टेंड्रिल्स का देखा था ना अपन ने, है ना, वही सेम चीज है। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सिन जो है वो डिफ्यूज होके प्ररोह के छाया वाले भाग में आ जाता है ना। जैसे ऐसे समझो ये पौधा है ना, ये पौधा है, इधर से प्रकाश आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है, इस तरफ से प्रकाश आ रहा है, तो ये ऑक्सीजन जो है वो इधर आ जाएगा, इस हिस्से में आ जाएगा जिधर प्रकाश नहीं है। इधर की तरफ छाया है, इधर की तरफ क्या है, लाइट है ना, इधर आ जाएगा, है ना। तो इधर होगा क्या, इधर ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन तो क्या करता है, वृद्धि करवाता है कोशिकाओं में, है ना। तो फिर ये इस वाले हिस्से में वृद्धि होती नहीं और इस वाले हिस्से में वृद्धि होती, तो ये पौधा ऐसे मुड़ जाता है। तो इसी को तो बोलते हैं प्रकाश की तरफ पौधे का मुड़ जाना, है ना, यही बताया गया इसमें। तो ये जो ऑक्सीजन है वो विस्तृत होकर प्ररोह के छाया वाले भाग में आ जाता है। प्ररोह की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तेजित करता है ना, वृद्धि कर देता है उनमें, अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ हमें दिखाई देता है ना। फिर है पादप में दूसरा हार्मोन है जिसको जिबेरेलिन बोलते हैं, जिबेरेलिन,
जो ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होता है ना। तो ये जो ऑक्सिन होता है ये तो कहाँ होता है, पत्तियों में ऊपर जो टुंगली होती है उसकी टिप जो होती है ऊपर ही ऊपर, है ना, वहां पे। और तने की वृद्धि के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, जिब्रेलिन। फिर है एक साइटोकाइनिन होता है, ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है और इसीलिए उन क्षेत्रों में जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है, विशेष रूप से फलों और बीजों में, ये अधिक सांद्रता में पाया जाता है। तो फलों में और बीजों में क्या करना पड़ता है, हमको बहुत ज़्यादा पोषण देना होता है ना वहाँ पे, है ना। तो वहाँ बहुत ज़्यादा, वहाँ पे भी क्या होता है, कोशिकाओं को बहुत ज़्यादा तीव्र विभाजन होता है। तो वहाँ कौन सा, साइटोकाइनिन। तो देखो पहला कौन सा हुआ, ऑक्सिन, फिर जिबेरेलिन, फिर साइटोकाइनिन। ठीक है, तो फलों और बीजों में कौन सा हो गया, साइटोकाइनिन हो गया। ये उन पादप हार्मोन के उदाहरण हैं जो वृद्धि में सहायता करते हैं, लेकिन पादप की वृद्धि को रोकने के लिए संदमन, संदमन का मतलब क्या होता है, रोकना, पौधे की वृद्धि रोकनी है। जैसे आपने देखा होगा, मैंने बताया था ना आपको कि भाई जैसे गेहूं का पौधा है तो वो ज़्यादा 2, 2.5, 3 फीट इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता। ऐसा थोड़ी पीपल के बराबर बड़ा हो जाएगा गेहूं का पौधा, नहीं होता है ना। तो हर पौधे की एक सीमा होती है, उतनी ऊंचाई के बाद फिर उसकी लंबाई बढ़ना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो ये कौन करता है, उसकी वृद्धि को कौन रोकता है, संदमन कौन करता है। ऐसी पत्तियां सिकुड़ती हैं तो क्यों सिकुड़ती हैं, इसके लिए एब्सिसिक अम्ल होता है। क्या होता है, एब्सिसिक अम्ल। ठीक है ना। तो ये उन पादप हार्मोन के उदाहरण जो वृद्धि में सहायता करते हैं, लेकिन पादप की वृद्धि रोकने के लिए, संदमन के लिए भी संकेतों की आवश्यकता होती है। एब्सिसिक अम्ल वृद्धि का संदमन करने वाला हार्मोन का एक उदाहरण है। तो वृद्धि को रोकने वाला, सप्रेस करना, रिप्रेस करना उसको। पत्तियों को मुरझाना भी इसी के प्रभाव में सम्मिलित है। पत्तियां जो मुरझाती हैं वो किसकी वजह से मुरझाती हैं, इस एब्सिसिक एसिड की वजह से मुरझाती हैं। ठीक है, अब हम इस पे आते हैं, जंतुओं में हार्मोन। हाँ, तो इस एनिमल हार्मोन्स में है ना, जंतुओं में हार्मोन, हार्मोन इन एनिमल्स, ये केमिकल्स होते हैं, ये रसायन या हार्मोन जंतुओं में किस प्रकार से सूचनाओं के संचरण के साधन की तरह प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि हमने पिछले उसमें देखा था कि जो तंत्रिकाएं हैं ये पूरे शरीर में नहीं है, है ना। तो हर कोशिका तक तंत्रिकाओं की पहुंच नहीं है, तो इसलिए संवेदन प्रत्येक कोशिका से इकट्ठा नहीं किया जा सकता, ना ही प्रत्येक कोशिका तक जो रेस्पॉन्स है ना, वो भी किसके माध्यम से, तंत्रिका के द्वारा पहुंचाया जा सकता। ठीक है ना। कुछ जंतु जैसे गिलहरी को लीजिए, जब वे विषम परिस्थिति में होती हैं तो क्या महसूस करती हैं, है ना। जैसे अपने मनुष्य का ही ले लो आप, है ना, कोई जानवर आ जाए, शेर आ जाए सामने, है ना, तो क्या करेंगे, हमारे पास भागने के अलावा और कोई उपाय नहीं होता, है ना। तो उस समय क्या होता है कि पूरे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है ना, वो किसकी तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है, हमारी पैरों की मांसपेशियां, क्योंकि भागने का काम करना पड़ेगा ना हमें, तो पैरों की जो मसल्स हैं उनकी ओर डाइवर्ट कर दिया जाता है। जो हमारा हृदय है वो बहुत तेजी से धड़कने लगता है, जिससे कि ऑक्सीजन की क्या हो सके, आपूर्ति हो सके, है ना। तो ये विशेष प्रकार की इस परिस्थितियों में, विषम परिस्थिति जिसको बोलते हैं, है ना, संकट के समय में, उस समय विशेष प्रकार के हार्मोन्स हमारी बॉडी में स्रावित होते हैं। ठीक है ना। तो उस समय गिलहरी क्या महसूस करती है, वे अपना शरीर लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करती है। दोनों ही जटिल क्रियाएं हैं, लड़ेगी तो भी और भागेगी तो भी, जिसे नियंत्रित तरीके से अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, हाई लेवल ऑफ एनर्जी उसमें चाहिए। अनेक प्रकार के भिन्न ऊतकों का उपयोग होगा तथा उनकी मिली जुली जो क्रियाएं मिलकर ये सारा कार्य करेंगी। यद्यपि लड़ना या दौड़ना तो एकांतर क्रियाएं एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल भिन्न है। अतः यहाँ स्थिति एक स्थिति है जिसमें कुछ सामान्य तैयारियां शरीर में लाभप्रद बनाई जाती हैं, यानी बॉडी में हमारे में कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन्स इस चीज के लिए तैयार किए जाते हैं। ये तैयारियां आदर्श रूप से निकट भविष्य में किसी भी क्रिया को सरल बना देती हैं, है ना। अब ये सब कैसे होता है ये देखते हैं हम। यदि गिलहरी में शरीर अभिकल्प, जो उसका जो बॉडी की डिजाइन है, तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा केवल विद्युत आवेग पर आश्रित होगा, तो आगामी क्रिया करने के लिए प्रशिक्षित ऊतकों का परिसर सीमित होगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंपल्स बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक नहीं जा सकता। ठीक है ना। तो यदि गिलहरी में शरीर डिजाइन तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा केवल विद्युत आवेग पर आश्रित होगा, कि बस इस तरह से है कि भाई जो ना किसके द्वारा जाएंगे, तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा ही विद्युत आवेग जाएंगे, तो
आगामी क्रिया को करने के लिए प्रशिक्षित ऊतकों का परिसर जो उसकी रेंज है वो क्या होगी, सीमित होगी। दूसरी ओर यदि रासायनिक संकेत भी भेजा जाता है तो यह शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता और आवश्यक परिवर्तित परिसर बृहद हो जाता है ना। अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित एड्रेनलिन हार्मोन द्वारा मनुष्य सहित अनेक जंतुओं में, तो इसकी कमी कहाँ से होती है, कैसे पूर्ति होती है, इसके द्वारा, एड्रेनलिन हार्मोन के द्वारा। तो इसमें जो जंतुओं में हार्मोन में क्या मतलब है कि जो हमारी ग्रंथियां हैं वो विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स विशिष्ट कार्यों के लिए स्रावित करती हैं, ठीक है ना। तो इस हार्मोन के द्वारा मनुष्य सहित अनेक जंतुओं में यह किया जाता है ना। तो अब इस अगले जो फिगर्स हैं उनमें ये दे रखी हैं, है ना। देखो ये इसमें ये ग्रंथियां दिखा रखी हैं, ठीक है ना। तो अपन ये देखेंगे, ये पीनियल ग्रंथि है, नीचे क्या है इसकी, ये पीयूष ग्रंथि है, ये हाइपोथैलेमस है और ये अबटू ग्रंथि है। अबटू ग्रंथि इसको बोलते हैं, थायराइड को बोलते हैं, है ना। पराबटू पैराथायरॉयड ग्लैंड हो गई, ये थाइमस ग्लैंड हो गई, ये अग्नास है, पैंक्रियास है ना। ये देखो ये पीला पीला सा जो ये पैंक्रियास है ना। और ये जो वैसे लाल कलर की सी दिखा रखी है, ये क्या है, किडनी है हमारी, वृक्क है। इनके ऊपर जो ये जो पीले पीले से दो स्थान दिखा रखे, ये अधिवृक्क ग्रंथि है, एड्रिनल ग्लैंड है ये, है ना। और ये टेस्टीज हैं, वृषण हैं, ठीक है ना। और इसमें पुरुष में और महिला में सिर्फ किसका अंतर होता है कि पुरुष में ये वृषण होते हैं और महिला में अंडाशय होता है, ठीक है। बाकी सारी ग्रंथियां क्या होती हैं, बिल्कुल सेम होती हैं। तो एड्रिनलिन सीधा रुधिर में स्रावित हो जाता है। ये जो एड्रिनलिन हार्मोन है ये सीधा कहाँ पे, ब्लड में स्रावित होता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। हृदय सहित यह लक्ष्य अंगों, है ना, या विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है। अब जैसे लक्ष्य अंग का मतलब क्या होगा, जैसे माना भागना है तो लक्ष्य अंग क्या हुआ, पैरों की मसल्स हो गई, है ना। तो हृदय सहित यह लक्ष्य अंगों, टारगेट जो ऑर्गन्स हैं हमारे, या विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है ना, क्योंकि मैक्सिमम ब्लड किधर ट्रांसफर होता है, मसल्स की ओर, ठीक है ना। तो पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। यह रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देती है। तो किधर चली जाती हैं वो, कंकाल पेशियों की तरफ, ठीक है ना। डायफ्राम तथा पसलियों की पेशी के संकुचन से सुसंदर क्या होती है, बढ़ जाती है। जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर को इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार करते हैं। तो आपातकालीन हार्मोन इसके लिए, इसलिए इसको एड्रिनल, जो एड्रिनलिन है, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन स्रावित किया जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ये जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्या बोलते हैं इनको, एंडोक्राइन, ENDOCRINE ग्लैंड्स। ग्लैंड्स किसको बोलते हैं, ग्रंथियों को, ठीक है, जो हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा मार्ग है। देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण समन्वय का पहला मार्ग क्या हो गया, तंत्रिका तंत्र और मस्कुलर सिस्टम जो है मसल्स वाला, और दूसरा सिस्टम क्या हो गया, ये वाला ग्लैंड्स का, ठीक है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब ये कह रहे हैं, स्मरण कीजिए कि पादपों में हार्मोन होते हैं जो डायरेक्शनल ग्रोथ को नियंत्रित करते हैं। जंतु हार्मोन क्या करते हैं, इसके बारे में हम उनकी भूमिका की कल्पना दिशिक वृद्धि में नहीं कर सकते क्योंकि हमारी डायरेक्शनल ग्रोथ तो होती नहीं है। हमने किसी जंतु को प्रकाश या गुरुत्व पर आश्रित किसी एक दिशा में अधिक वृद्धि करते कभी नहीं देखा, है ना। जिस तरह से जो पादप होते हैं, पौधे जो होते हैं, वो प्रकाश की दिशा में मुड़ जाते हैं, है ना। शूट जो होता है ऊपर जाता है, जड़ नीचे जाती है, तो इस तरह से जंतुओं में तो होता नहीं है ना। तो हमने किसी जंतु को प्रकाश या गुरुत्व पर आश्रित किसी एक दिशा में अधिक वृद्धि करते कभी नहीं देखा है। लेकिन यदि हम इसके बारे में और अधिक चिंतन करें तो यह साक्षी होगा कि जंतु शरीर में भी सावधानी पूर्वक नियंत्रित स्थानों पर वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए पादप अपने
शरीर पर अनेक स्थानों पर पत्तियां उगाते हैं, लेकिन हम अपने चेहरे पर अंगुलियां नहीं उगाते। हमारे शरीर की जो अभिकल्पना है, डिजाइन है, बच्चों की वृद्धि के समय भी सावधानीपूर्वक मेंटेन रहती है। यह समझने के लिए समन्वित वृद्धि में हार्मोन कैसे सहायता करते हैं, आइए कुछ उदाहरणों की परीक्षा करते हैं। नमक के पैकेट पर हम सबने देखा आयोडीन युक्त नमक, है ना, आयोडीन से संवर्धित, रिच इन आयोडीन। आयोडीन से संवर्धित मतलब रिच इन आयोडीन। हमें अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक लेना क्यों आवश्यक है? थायराइड अब2 ग्रंथि को, थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। थायरॉक्सिन क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का, मेटाबॉलिज्म का, है ना, कि सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का। कई आपने देखा होगा, कई लोग शिकायत करते हैं, कहते हैं कि भाई ये खाता तो खूब है, खाता पीता तो खूब है, लेकिन ये जो है ना, इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है ना, ये मरियल सा ही है, खूब खाता है, खाने पीने में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये क्या है, मोटा नहीं हो रहा। मोटा होने का मतलब तंदुरुस्त नहीं है। तो बस वही है कि वो खा तो रहा है, लेकिन उसकी जो थायराइड ग्लैंड है ना, वो क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो मेटाबॉलिज्म है ना, उसको कंट्रोल करती है। ठीक है ना, तो उनका अच्छी तरह से क्या नहीं हो रहा, पाचन नहीं हो रहा, ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। तो ये थायराइड ग्लैंड द्वारा जो थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, उसका क्या काम हो गया, ये थायरॉक्सिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करता है, उसके उपापचय को रेगुलेट करता है, उसकी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है, जिससे वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है ना। अब ये जो आयोडीन युक्त नमक अपन यूज करते हैं, तो वो इसीलिए कि थायरॉक्सिन के सीक्रेट होने के लिए, संश्लेषण के लिए, बनने के लिए आयोडीन अनिवार्य है। यदि हमारे आयोडीन में, आहार में, हमारे भोजन में आयोडीन की कमी है, तो यह संभावना है कि हम ग्वाइटर से ग्रसित होते हैं। ग्वाइटर है ना, गले पे एक वो गांठ सी पड़ जाती है, घेंगार, इसको हिंदी में घेंगा बोलते हैं, इंग्लिश में ग्वाइटर बोलते हैं। बीमारी होती है, रोग होता है ये, है ना। इस बीमारी का लक्षण फूली हुई गर्दन है। गर्दन क्या होती है, फूल जाती है। क्या आप इसे अब2 ग्रंथि की स्थिति से संबंधित कर सकते हैं? क्यों, कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अब2 ग्रंथि भी कहाँ है, गले में है। कभी कभी हम ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं जो बहुत छोटे, बौने होते हैं, ड्वार्फ होते हैं, या बहुत अधिक लंबे होते हैं, है ना। तो क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है कि ये कैसे होता है? तो ये पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि से स्रावित वाले हार्मोन में एक वृद्धि हार्मोन है। क्या है ये? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन जो है वो क्या है, एक वृद्धि हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है ये। जैसा इसका नाम इंगित करता है, वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को कंट्रोल करता है। यदि बाल्यकाल में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो बौनापन का कारण बन जाता है, और अगर ज़्यादा बनाने लग जाए वो पीयूष ग्रंथि तो वो ज़्यादा ही लंबा हो जाता है। ठीक है ना। जब आप या आपके दोस्तों की आयु 10-12 वर्ष की रही होगी, तो आपने अपने और उनके अंदर कई ड्रास्टिक चेंजेस देखे होंगे, बड़े ज़बरदस्त। जैसे देखा होगा ना, आवाज़ भारी हो जाती है ना, और बाल आने लगते हैं कांख के अंदर, ठीक है ना। तो ये परिवर्तन यौवनारंभ से संबंधित, दाढ़ी मूंछ आने लगती हैं, तो ये प्यूबर्टी से संबंधित हैं ये चेंजेस जो हैं। क्योंकि नर में तो क्या है, टेस्टोस्टेरोन तथा मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण होता है। ठीक है ना। क्या आप अपने परिवार या दोस्तों में से किसी को जानते हैं जिन्हें डॉक्टर ने अपने आहार में कम, तो अब देखो इसमें अलग अलग, सबसे पहले इसने किसके बारे में बताया, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बताया था, ठीक है ना। फिर थायराइड के बारे में, फिर अब ये किसके, पीयूष ग्रंथि के बारे में, है ना। और फिर ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, और अब आने वाला है ये किसके, अग्नाशय ग्रंथि के ऊपर, ठीक है ना। इंसुलिन जो हार्मोन स्रावित करती है अग्नाशय ग्रंथि। तो क्या आप अपने परिवार या दोस्तों में से किसी को जानते हो जिन्हें डॉक्टर ने अपने आहार में कम शक्कर लेने की सलाह, भाई मीठा मत खाओ, है ना, शुगर कम यूज करो, क्योंकि वे मधुमेह के रोगी हैं। मधुमेह है ना, एक तरह से शहद की बरसात, ठीक है ना। तो मधुमेह, तो ये क्या है, जिसको डायबिटीज बोलते हैं, शुगर के रोगी हैं वो,
उनके होता क्या है कि बॉडी के अंदर है ना जो शर्करा होती है उसका पाचन नहीं हो पाता है ना। उपचार के रूप में वे इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं, है ना। यह एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्नाशय में होता है, और जब अग्नाशय इस हार्मोन का स्रावन बंद कर देता है तो हमें आर्टिफिशियल रूप से इसे लेना होता है। जो रुधिर में शर्करा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ब्लड शुगर को क्या करता है, कंट्रोल करने में हेल्प करता है। यदि यह उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता तो जो हमारा ब्लड है उसमें शुगर का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, और ये जो बढ़ा हुआ लेवल है ये बहुत सारे हानिकारक प्रभाव हमारी बॉडी के ऊपर डालता है। पैर सूज जाते हैं, है ना, मोटापा बढ़ जाता है, बहुत सारे इसके जो है ना मतलब बैड इफेक्ट्स होते हैं। यदि ये इतना आवश्यक है कि हार्मोन का स्रावन परिशुद्ध मात्रा में हो, है ना। अब देखो, अब मैंने देखा कि कितने इंपॉर्टेंट है ये हार्मोन्स जो हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, यदि यह इतना आवश्यक है कि हार्मोन का श्रावण मतलब बनना, उनका श्रवण बोल दो, श्रावण बोल दो, है ना, सीक्रीशन परिशुद्ध मात्रा में होना चाहिए, एक परफेक्ट बैलेंस में होना चाहिए, तो हमें एक क्रियाविधि की आवश्यकता है। हमें एक ऐसी मैकेनिज्म चाहिए उसके लिए जिससे यह क्रिया की जा सके, जिससे यह किया जा सके। स्रावित वाले होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा का नियंत्रण, कि सही समय पे हार्मोनों का स्रावन हो और सही मात्रा में उनका स्रावन हो, सही मात्रा में वो उत्पन्न हो हमारी बॉडी के अंदर, तो ये इसका जो नियंत्रण है ये पुनर्भरण क्रियाविधि से किया जाता है। फीडबैक मैकेनिज्म, क्या बोलते हैं इसको, फीडबैक, ठीक है ना, फीडबैक मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या है, जब कम हो गया, ऐसे समझो आप, है ना, कि ब्लड शुगर, इसमें हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन जो है ना, वो क्या हो गया, कम हो गया उसका लेवल, तो हमारा जो एक अभी इस ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना, ये क्या करती है, उसको पीयूष ग्रंथि जो है, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये सिग्नल्स देती है कि भाई ज़्यादा सीक्रेट करो, ठीक है ना। तो एक तरह से फीडबैक मैकेनिज्म हो गई, अगर कम जरूरत है तो कम, ज़्यादा जरूरत है तो ज़्यादा, जरूरत के हिसाब से बॉडी में, ठीक है ना। जैसे अगर आपने ज़्यादा मीठा खाया तो उसके ब्लड शुगर को पचाने के लिए इंसुलिन क्या बनाएगी, हमारी जो अग्नाशय है वो ज़्यादा बनाएगी, तो ये सिग्नल कौन देगा, ये यहाँ से, है ना, पीयूष ग्रंथि से मिलेंगे हमें, ठीक है ना। और तो ये को क्या बोलते हैं हम, फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं, यानी ज़रूरत के हिसाब से। उदाहरण के लिए, यदि रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो इसे अग्नाशय की कोशिका संसूचित कर लेती है, डिटेक्ट कर लेती है, तथा इसकी अनुक्रिया में अधिक इंसुलिन वो बनाने लगती है। जब रुधिर में शर्करा का स्तर कम हो जाता है तो इंसुलिन का स्रावन कम हो जाता है, ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार ये आपका लेसन पूरा हो गया। मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो मुझे इसको वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।